स्वागत है आप लोग का यूपीबीसी मेंटर ग्रुप पे। हम लोग इकोनॉमी देख रहे हैं और इकोनॉमी में ये हमारा 9वां 10वां लेक्चर साथ में होगा। देखते हैं कितना कवर कर पा रहे हैं, बट ये मान के चलिए कि 2 लेक्चर पहुंचाना है आप लोग के पास। छोटे छोटे लेक्चर होंगे तो ये भी हमारे किसानों को वित्तीय सहायता मतलब सब्सिडी वगैरह की बात है। हम इसके बाद सब्सिडी बड़ी आसानी से बताएंगे आगे, लेकिन ये बुकिश नॉलेज जो है, जो डाटा है उसको देख लेते हैं। उसके बाद किसानों की वित्तीय सहायता या सब्सिडी वगैरह के बारे में टू द पॉइंट बात करेंगे। सिलेबस में ये दिया गया। देखो, 11.60 करोड़ से अधिक किसानों को लगभग कितना लाख रुपए का वित्तीय लाभ दिया गया है? तो 1.60 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ दिया गया सरकार के द्वारा। तो ये एक फैक्ट है, डाटा है जिसको याद रखना है। अगर देखा जाए कुल मिला के तो जो जीडीपी है उसका लगभग 2 से 2.5% सालाना हम क्या करते हैं, सब्सिडी के रूप में देते हैं। कितना? 2 से 2.5% सब्सिडी देते हैं। कितना? जीडीपी का देते हैं। और ये सब्सिडी हो सकता है उर्वरक पे दे रहे हो, ऋण फसल बीमा योजना पे दे रहे हो, मूल समर्थन सब्सिडी के रूप में दिया जा रहा हो। इस तरह के समर्थन कुल मिला के सब्सिडी हम जीडीपी के 2 से 2.5% देते हैं प्रति वर्ष। और कुल कृषि आय लगभग कितना परसेंट है? तो 20% जीबीए का है। कितना है? 20% जीबीए है। मतलब कृषि की भागीदारी पूरी जीडीपी में अगर देखा जाए तो इतना 20% के करीब है। कृषि में लगे कितने परिवार हैं? तो 50.2% परिवार किसी न किसी तरह कर्ज में है। कृषि में जो लगे हुए हैं उसके 50% लोग क्या है, किसी न किसी तरह कर्ज में है। ये बहुत बड़ी बात है, आपको ध्यान रखना है। और ये डाटा कोई ज्यादा पुराना नहीं है, 2021 और 22 के बीच का है। और आप समझ सकते हो कि आमदनी दोगुना करने की बात कहा जा रहा है। यहाँ पे 50% जो किसान परिवार है वो किसी न किसी तरह कर्ज में डूबे हुए हैं। किसानों द्वारा लिए गए लगभग 70% ऋण संस्थागत स्रोतों से है, 70, लेकिन फिर भी 30% गैर संस्थागत स्रोतों से है जो शोषण करते हैं। ये बात है कि 30% लेते हैं। पहले डाटा ये दिया गया है 70% संस्थागत स्रोतों से लिया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। गैर संस्थागत क्या? वही जो जमींदार होते हैं, सूदखोर होते हैं और जो ब्याज पे पैसा देते हैं, उनकी बात हो रही है। मुख्य उद्देश्य क्या है वित्तीय सहायता देने का? तो देश में सभी भूमि धारक जो किसान हैं उनके परिवारों को आय सहायता प्रदान करना है कि भाई वो कर्ज में ना डूबे ना। वो जो कृषि में निवेश कर रहे हैं उससे बोझिल ना हो जाए। ऐसा 2022 तक कृषि आय को दोगुना करने और खेती को लाभकारी बनाने के लिए आय का अतिरिक्त स्रोत प्रदान करना, इसलिए सब्सिडी वगैरह भी दिया जाता है। इंसान इनपुट खरीद के लिए किसानों को वित्तीय जरूरतें पूरा करना। तो ये वित्तीय सहायता के इम्पोर्टेंट है क्या? तो निवेश को प्रोत्साहित करेगा, कर्ज में ना डूबे ऐसा हो, और साथ ही साथ उनकी आमदनी दोगुना करने की बात कही गई है। इतना इसका उद्देश्य हो सकता है सब्सिडी का या वित्तीय सहायता का। लेकिन बाधाएं क्या है इस सब्सिडी से? जो हमारा आउटपुट है, सॉरी आदान है, मतलब इनपुट की बढ़ती लागत। जो खेत है, खेत में आपको क्या चाहिए? इनपुट चाहिए। और इनपुट में क्या चाहिए? उर्वरक चाहिए, बीज चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, सिंचाई चाहिए समय पे, श्रम चाहिए, लोगों को श्रम चाहिए, मशीन चाहिए, एटीसी। ये इनपुट है कृषि के लिए। लेकिन अभी इनपुट में लागत क्या हो रहा है? बढ़ रहा है लागत हमेशा। निवेश क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो निवेश में हमारा क्या हो रहा है? लागत बढ़ रहा है। और उत्पादन क्या हो रहा है? या इस जितना निवेश कर रहे हैं उतना निवेश ही नहीं निकल पा रहा है। मतलब उत्पादन क्या हो रहा है? उस जिस निवेश के अनुसार क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो बीच में जो लाभ है वो कहाँ जा रहा है? लाभ बहुत मिनिमम है या ना के बराबर है। और जब उत्पादन कम हो जाएगा तो ऋणग्रस्त हो जाएंगे। साथ ही साथ मानसून की अनिश्चितता उत्पादन पे क्या करता है? उत्पादन को प्रभावित करता है। किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाता है। भाई निवेश जितना किए हैं एटलीस्ट उससे कुछ तो मिले, तो इसीलिए तो एमएसपी लेके आया, ठीक है। तो इन सब से बाधाएं हैं। दूसरा क्या? तो किसान का डेटाबेस का अभाव है।
भाई किसान की भूमि कहाँ पे है, कितना है, वो डाटाबेस है नहीं हमारे पास। आल्दो अब एकीकृत किया जा रहा है, इंटीग्रेटेड किया जा रहा है, जुटाया जा रहा है, लेकिन आप कुछ डाटा कलेक्ट करके बिग डाटा जैसे एनालिसिस करना चाहिए। बिग डाटा एनालिसिस बताएंगे जब पढ़ाएंगे साइंस एंड टेक, उसमें बताएंगे। तो किसान के डेटा बस का अभाव है कि किसके पास कितना खेत है, क्या है, वो सब चीजें होगी। किसानों की पहचान में होने वाली कठिनाई है। सरकार के पास संदर्भ में अधिक वित्तीय स्रोत उपलब्ध नहीं है। सरकार के पास ऐसे ही हालत खराब होता है, राजकोषीय घाटा हमेशा बढ़ा रहता है। और सब्सिडी हमारा क्या होता है, हमेशा सब्सिडी घाटा ही बढ़ाता है, सब्सिडी घाटा ही बढ़ाता है। लेकिन एक और नजरिया है जो अभी नहीं खोलेंगे, लेकिन आप लोग समझो कि सब्सिडी राजकोषीय घाटा बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, बढ़ाएगा। और साथ ही साथ किसानों को दी जाने वाली सहायता और कृषि निवेश के बीच में संतुलन बनाकर चलना एक बड़ा समस्या है। वन साइज फिट फॉर ऑल दृष्टिकोण नहीं चल सकता। वन साइज फिट फॉर ऑल दृष्टिकोण सरकार का नहीं चल सकता वित्तीय सहायता में। और विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लेकर किसानों में जागरूकता का अभाव है। ऋण संबंधी आवश्यकता के लिए गैर संस्थागत स्रोत पर निर्भर है, जैसे कि बताया गया 30%। तो ये सारी बाधाएं हैं वित्तीय सहायता से लेके या सब्सिडी से लेके। तो फिर पहल क्या किया गया बढ़ाने के लिए, सरकार ने क्या किया वित्तीय सहायता के लिए पहल। और इकोनॉमी में जब तक आप लोग योजनाएं और पहल नहीं बताओगे, नंबर नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो उर्वरकों पे सब्सिडी देना स्टार्ट किया, मूल्य किसानों की मूल्य उचित मूल्य मिल सके, तो उर्वरकों पे ज्यादा खर्चा हो रहा था, उस निवेश में कमी लाने के लिए और लाभ बढ़ाने के लिए वो क्या क्या सब्सिडी देने लगा। केवल उर्वरक पे ही नहीं, बीज पे देने लगा, ठीक। विशिष्ट कृषि उत्पादों के लिए परिवहन विपणन सहायता भी दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माल ढुलाई की कमी को दूर करने के लिए भी ये किया जा रहा है। निर्यातकों के साथ बातचीत करने के लिए किसान पीएफओ और एफपीसीसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, किसान संगठन है और किसान समितियां हैं, उनसे क्या हो रहा है, किसान कनेक्ट हो रहे हैं। एपिडा टी बोर्ड की निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत कृषि उत्पाद निर्यातों को सहायता किया जा रहा है। एग्री स्टॉक, भूमि रिकॉर्ड जैसी सूचनाओं को डिजिटल डेटा स्टैक किया जा रहा है, जुड़ाया जा रहा है। साथ ही क्या कर रहे हैं, तो किसान क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है, पीएम किसान चलाया जा रहा है, पीएम फसल बीमा योजना चलाया जा रहा है, ब्याज सब वेतन योजना चलाया जा रहा है, पीएम किसान मानधन योजना लाया गया, पीएम आशा किसान सुविधा ऐप लॉन्च किया गया है। तो इस तरह की योजनाएं और पहल वित्तीय सहायता को बढ़ाने के लिए किया गया है। एमएसपी को तो नाम ही ले सकते हो। आगे की राह क्या है, वित्तीय सहायता को लेके क्या करना चाहिए, तो संस्थागत और डिजिटल बुनियाद ढांचे को मजबूत करें कि भाई संस्थागत से ही ऋण ले, ऐसा ना गैर संस्थागत से ले, जो साहूकार है या जमींदार है उनसे ले, तो वो शोषण करने लगे। दूसरी, सभी सब्सिडी को धीरे धीरे डीबीटी प्रक्रिया में बदल देना चाहिए। सब्सिडी की जगह डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उसको देना चाहिए। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सिंचाई सुविधा, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज व्यवस्था करनी चाहिए। फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए जलवायु परिवर्तन को प्रभाव, मतलब सीधी बात है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ाओ और जैसा जलवायु है उस आधार पे पौधे फसल उगाओ, ऐसा होना चाहिए। और क्षेत्र विशिष्ट योजनाओं के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। बॉटम अप, नीचे से ऊपर की तरफ दृष्टिकोण रखना चाहिए। जागरूकता बढ़ाओ किसानों को, स्वस्थ ऋण संस्कृति को बढ़ावा दो, कृषि क्षेत्र में खामियां जो हैं उसको दूर करो, किसानों का रियल टाइम डायनेमिक डिस्ट्रेस इंडेक्स बनाओ, तकनीकी का उपयोग करो, ऐसा कुछ कर सकते हैं। भारत में अब देखो कृषि ऋणग्रस्तता, एग्रीकल्चर इंडेप्टनेस इन इंडिया क्या है, ऐसा न्यूज में क्या रहा। तो जो एनएसओ है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसने एक सर्वेक्षण किया और सर्वेक्षण 2013 से 18 के बीच में किया गया। इसमें बताया कि कृषि से जुड़े प्रत्येक परिवार के औसत बकाया ऋण 57.7% से वृद्धि हुई है। जो ऋण में कितना वृद्धि हुई है, 57.7% से वृद्धि हुई है। ये बात बस इतना ही बताना, आगे सर्वेक्षण की बात करने की जरूरत नहीं है। आखिर में क्या कारण है कि कृषि में ऋणग्रस्तता
बढ़ रहा है। ऋणग्रस्तता बढ़ने के कारण क्या है? तो कृषि उत्पादकता और आय में अपर्याप्त वृद्धि, जैसे खेती की बढ़ती लागत, निवेश बहुत ज्यादा हो रहा है, जलवायु परिवर्तन की वजह से नुकसान हो रहा है, उर्वरकता कम हो रहा है, फसलों की उत्पादन अच्छी नहीं हो रही है, मूल्य अस्थिरता है, छोटी जोत वाले कृषक हैं जो सिर्फ निर्वाह कृषि करते हैं। फिर क्या, जोखिम से बचाने के लिए निम्न स्तरीय तंत्र है, जैसे आपदा वगैरह आए तो आपदा पे क्या होना चाहिए, ओलावृष्टि हो तो फसलों को तो नष्ट कर देता है ना, और फसल नष्ट हो गए तो वो किसान के सारे इनपुट बेकार गए, पैसा बर्बाद गया। तो जोखिम से बचाने के लिए निम्न स्तरीय तंत्र है, जागरूक भी नहीं कर रहे हैं, बता भी नहीं रहे हैं, या प्रशिक्षित भी नहीं कर रहे हैं कि कैसे जोखिम से बचा जाए, ये भी एक कारण है। अनौपचारिक ऋणों की उच्च लागत, जैसे साहूकार हैं, जमींदार हैं, वो बहुत ज्यादा ब्याज दर पे दे रहे हैं। रीजन क्या है, क्यों ब्याज दर पे दे रहे हैं ज्यादा? देखो, संस्थागत हमेशा दौड़ाता है, संस्था हमेशा जो ब्याज देने वाले ऋण देने वाले संस्था है, लोन है, बैंक मतलब बैंक है, वो क्या कर रहे हैं ना, दौड़ाते रहते हैं कि तुम ये कागज लाओ, तुम वो कागज लाओ, ये जमा करो कोलेट्रल, तब देंगे ऋण। यहाँ पे क्या, साहूकार अच्छा जी आपको 10,000 रुपया चाहिए, ठीक है भाई, आओ 10,000 रुपया ले जाओ, लेकिन हमको 1% या 2% ब्याज हर महीना देना होगा। हर महीना की बात हो रही है, 10,000 लिया तो 100 रुपया हर महीना देना होगा, या 200 रुपया, ठीक। पैतृक ऋण का चक्र, पैतृक ऋण का क्या, बाप ने लिया, फादर ने लिया ऋण, तो वो ट्रांसफर हो गया लड़कों पे, लड़कों का ट्रांसफर फिर से उसके लड़कों पे, ये ट्रांसफर होता जाता है। और मूलधन तो छोड़ो, मूलधन के अलावा मूलधन से कई बार ये इनका ब्याज हो जाता है, कई गुना ब्याज हो जाता है मूल से। मान लो कि 10,000 है तो 10,000 का ही ब्याज कम से कम 2 लाख 3 लाख रुपया हो जाता है। 10,000 मूलधन 10,000 होता है, लेकिन ब्याज 2-3 लाख या पता नहीं कितना हो जाता है। कृषि ऋण माफी क्या करते हैं, ये भी एक कारण है कि कृषि ऋण माफी क्या हो जाता है कि ऋणग्रस्तता में ये होता है कि भाई चलो हम पैसा ले लेते हैं संस्था से, बैंक से, अब बैंक से पैसा ले लेंगे तो सरकार आए दिन क्या कर देती है, किसानों के ऋण माफ कर देते, तो हमारा भी पैसा माफ हो जाएगा। लिया नहीं था वो भले कृषि के लिए, वो ये सोच के इस फायदे में लिया था कि अरे चलो किसान को मिल रहा है, और अक्सर ये सरकार क्या कर देती है, माफ कर देती है, उस आधार पर ऋण ले रहे हैं। मुकदमेबाजी, मुकदमेबाजी की बात करें कि कृषि कार्य में जो भूमि है, अक्सर अगल बगल पड़ोसी से देखना मुकदमा चलता रहता हो, और मुकदमे में बहुत पैसा लगता है, टाइम लगता है, पैसा भी लगता है, जल्दी निर्णय नहीं आता, तो मतलब न्याय प्रणाली की वजह से भी ऋणग्रस्तता बढ़ती है। तो प्रभाव क्या होगा इसका, ऋणग्रस्तता का प्रभाव क्या होगा? तो भाई जब ऋण ही होगा तो आधुनिकीकरण करोगे नहीं, निवेश करोगे नहीं, तो तुम्हारा उत्पादन क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है। और ऋण संबंधी उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए दबाव में आकर कम मूल्य पे फसल बेचोगे, ये और तुम्हारा घाटा करेगा। कृषक समुदाय का हाशिए पे चला जाना, वो हाशिया पे चला जाएगा, वो जब चरम स्थिति आएगी तो क्या करेगा, आत्महत्या करेगा। कृषि से जुड़े परिवारों में बढ़ी हुई ग्रामीण गरीबी और समग्र सामाजिक आर्थिक विकास पे प्रभाव पड़ेगा, जैसे शैक्षिक स्थिति अच्छा नहीं होगा और स्वास्थ्य भी क्या होगा, खराब होगा। कहीं ना कहीं देखो, आर्थिक हर एक बुराइयों का कारण हो सकता है। आर्थिक कमी होगी तो शिक्षा भी नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य भी तुम्हें नहीं मिलेगा, ठीक है, भोजन की तो छोड़ो, खाद्य भी नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा। इस तरह ऋणग्रस्तता के प्रभाव क्या होता है ना कि डिफॉल्ट, एनपीए की कंडीशन ज्यादा होने लगती है, बैंकिंग प्रणाली पे क्या होने लगता है, दबाव होने लगता है। कई बार साहूकार ऋण ना चुकाए तो उसको क्या कर लेती है, संपत्ति जब्त कर लेती, तो भूमि का हस्तांतरण हो गया, संपत्ति क्या कर लेगा, जब्त कर लेगा। यही नहीं करेगा, उसको शोषण करेगा, इवन वो बंधुआ मजदूर बना के काम करेगा, काम कराएगा, बेकार, कि चलो तुम सूद के रूप में काम करो क्योंकि तुम हमारा पैसा लियो, बेकार काम करवाएगा, ठीक है। अब ऋण ऐसा है ना कि ऋण की वजह से जब किसान देखेंगे कि यार बहुत ऋणी हो रहे हैं और हम लोग हत्या कर रहे हैं, तो एक ऐसा समय आएगा कि कृषि करने के लिए कोई नहीं बच जाएगा,
वो कृषि को हतोत्साहित होगा, कृषि कार्य को हतोत्साहन के रूप में देखा जाएगा। तो कृषि से जुड़ी हुई जितनी आर्थिक गतिविधियां होंगी वो डाउनफॉल होंगे। अब जरा सा बात करते हैं पीएम किसान की बात। पीएम किसान, तो पीएम किसान सम्मान निधि इसका पूरा नाम है, पीएम किसान भी बोलते हैं इसको। पीएम किसान या इसी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बोला जाता है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। तो इसमें क्या था, ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसमें सोचा गया कि किसानों को, इसमें प्रत्येक जो भी किसान हैं, पात्र किसान हैं, कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किया गया और उस पात्र किसानों के पास हर साल 6,000 रुपया दिया जाएगा। और जो 6,000 रुपया दिया जाएगा वो 3 किस्त में दिया जाएगा और ईच किस्त कितने का होगा, 2-2 हजार का होगा। ठीक है, प्रति वर्ष दिया जाएगा 6,000। तो इस योजना का, पीएम किसान का क्या उद्देश्य है, क्या है? तो पहली बात है कि भाई जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मतलब उनका पहला उद्देश्य क्या हो जाएगा? पहला क्या, तो किसानों को सशक्त करना, सशक्त करना। जो खेती में निवेश नहीं कर पा रहे थे वो निवेश कर पाए पैसे को लेके। निवेश करेंगे तो उत्पादन भी अच्छा आएगा, फर्टिलाइजर वगैरह खरीदेंगे वो वगैरह, उत्पादन बढ़ेगा, आत्मनिर्भरता बढ़ेगा, आत्मनिर्भरता बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह वो पीएम किसान के द्वारा किसान परिवारों को आय की सहायता प्रदान किया गया। चलो ठीक है, घरेलू जरूरतों के साथ साथ जो इनपुट हैं, किसान क्या कर सकते हैं, जो खेत में इनपुट लगाया जाता है उन इनपुट को खरीद कर सकते हैं, आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं इससे। तो ये भी एक उद्देश्य है। पीएम किसान क्या योजना का लाभ क्या है? तो ये एक प्रत्यक्ष आय सहायता के रूप में देखा जा रहा है। क्यों? कि हर 4 महीने पे आपको 2,000 रुपया मिलेगा। तो प्रत्यक्ष आय ये मिल रहा है और इससे बहुत ज्यादा क्या हुआ है, सशक्त हुआ है किसान। ठीक है ना, जो मौसम के बीच में अक्सर होता है ना कि कटाई और बुआई के बीच में, कटाई और बुआई के बीच में जो ड्यूरेशन होता है ये इनको लिए बड़ा कठिन हो जाता है। कठिन हो जाता है क्या, यहाँ पे खाद्य सुनिश्चित नहीं होता है, तो चलो पीडीएस से खाद ले लेगा, पीडीएस से खाद ले लेगा तो और भी तो होता है, सब्जी वगैरह खरीदना है तो 2,000 सफिशियंट है, वो पेशेंट खरीद लेगा, पेशेंट कर रहे हैं किसान खरीद लेगा। ठीक है, तो प्रत्यक्ष आय की सहायता। दूसरा, डेटा का सत्यापन। क्या? तो पीएम किसान वेब पोर्टल बनाया गया, उस डाटा पे आपको एंट्री करना होगा। जब भी आपको ये पैसा चाहिए तो ये उस डाटा का सत्यापन होगा कि तुम्हारे पास कितना खेत है, कितना खेत है और वो कितने लोगों में बटा है, वो सारी चीजें आ जाएंगी आपके पास, डेटा का सत्यापन हो जाएगा। पूर्वाग्रह रहित चयन, मतलब अवजात वर्गों के नियंत्रण और चयन संबंधी पूर्वाग्रहों से यह अलग है, वंचित है, मतलब पूर्वाग्रह रहित चयन इसमें किया जा रहा है। विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के अनुरूप है, जो डब्ल्यूटीओ है उसके मानदंडों के अनुरूप है। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष आय सहायता ग्रीन बॉक्स का हिस्सा है। जो डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाता है वो ग्रीन बॉक्स का है। और ग्रीन बॉक्स में क्या, ग्रीन बॉक्स में ये बोला जाता है कि कोई भी चुनौती से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मतलब आप सहायता दे सकते हैं किसानों को। अर्थात क्या है ग्रीन बॉक्स में, क्योंकि प्रत्यक्ष आय सहायता ग्रीन बॉक्स का हिस्सा है। ये डब्ल्यूटीओ में बहुपक्षीय व्यापार नियमों के उल्लंघन के लिए कृषि सब्सिडी को मिलने वाली चुनौतियों से बचने में मदद करेगा। क्या है ना कि अंबर बॉक्स है, अंबर बॉक्स में एक लिमिट है। ग्रीन बॉक्स क्या है, ग्रीन बॉक्स मतलब कि आप उत्पादन बढ़ाने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कितना भी पैसा देना चाहो दे लो। और ग्रीन बॉक्स में पैसा आप दे सकते हो कितना भी चाहो, लेकिन अंबर बॉक्स में पैसा ज्यादा नहीं दे सकते, सब्सिडी ज्यादा नहीं दे सकते। और इसी सब्सिडी को लेकर कई बार अमेरिका ने डब्ल्यूटीओ में घेरा है। तो इस योजना में प्रत्यक्ष आय सहायता दिया जाता है, ये डब्ल्यूटीओ में ग्रीन बॉक्स का हिस्सा होता है, ये बात मालूम ही है। इस योजना से संबंधित क्या मुद्दे हैं? अगर देखा जाए किसान सम्मान निधि, तो इसमें अपर्याप्त राशि दिया गया है। प्रतिदिन कितना दिया जा रहा है? 17 रुपया दिया जा रहा है सहायता। मतलब अब तुम सोच लो कि ग्रामीण में अगर कह रहे हैं ना कि 33 रुपया गरीबी, 33 रुपया पर डे अगर कोई
कमा रहा है तो हम कहेंगे गरीबी उसके ऊपर बाहर है, लेकिन उसका आधा भी तो नहीं है, मतलब आधा है 17 दूनी 34, ठीक है। तो अपर्याप्त राशि है जितना दिया जा रहा है, 6,000 में कुछ नहीं होता है। अभी शहर की हालत पूछो कि एक बार स्विगी ऑर्डर किया 1,000 के ऊपर नहीं जाता है, 6 बार ऑर्डर किया चला गया, महीने भर के लिए भी कुछ नहीं है। और पट्टेदार किसानों और बटाइयों द्वारा का उपेक्षा किया गया, इसमें कोई व्यवस्था नहीं किया गया। जो पट्टेदार किसान हैं, बटाईदार हैं, उनके बारे में व्यवस्था नहीं किया गया है। जो पट्टेदार हैं, किसान बटाईदार हैं, उनको होने वाले लाभ को स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉप बैक है। लाभार्थियों की पहचान में डेटा की विसंगतियों से संबंधित चिंताएं हैं कि जो लाभार्थी को किसान की पहचान कैसे करें। कोई भी लेके आने पौने अपना कागज लेके आ जा रहा है कि साहब हमको कर दो 6,000, क्योंकि 6,000 काट तो नहीं रहा, सबको मिले। क्यों? उन भूमि का डिजिटलीकरण नहीं किया गया। असफल लेन देन, मतलब खाते के बंद हो गया, खाता बंद हो गया तो आपको 6,000 रुपया मिलेगा ही नहीं। आपने IFSC कोड नहीं अच्छे से डाला तो आपको अकाउंट में आएगा नहीं। तो बहुत सारे किसान हैं जो कि इनके बारे में जागरूक ही नहीं रहते। लाभार्थियों की पहचान करने में कठिनाई है कि कौन किसके पास कितना जोत है, इस बात को निर्धारित करना भी बड़ा कठिन है। पता चले कि आज X गांव है, इसमें इतना जमीन है, उसके बाद Y गांव में इतना जमीन है, लेकिन बना किसके Y गांव के नाम पे, X गांव के नाम पे। अगर दोनों को देखा जाए, मिला लिया जाए जमीन, तो वो आ नहीं सकता क्राइटेरिया में, लेकिन एक एक गांव की अगर देखा जाए, इवेल्युएट किया जाए, तो वो आ जाएगा। शिकायतों का समाधान और भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाना भी इससे बड़ा मुद्दा बन गया है कि भाई उनको पैसा नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, उस शिकायत का निवारण कोई करने वाला नहीं है। और साथ ही साथ इसमें बहुत भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि डायरेक्ट ये पैसा मिल रहा है किसको, किसानों को। तो आगे की राह क्या होना चाहिए किसान PM किसान में या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में? गरीबी से बाहर निकालने की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए, नकदी उपलब्ध करानी चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों में अस्थिर बाजार या कीमतों में उतार चढ़ाव देखते हुए नकदी हुए अंतरण को स्थानीय मुद्रास्फीति के अनुरूप रखना महत्वपूर्ण है। मतलब सीधी सीधी बात है कि भाई जो बाजार है, बाजार और जो कीमत में उतार और चढ़ाव होता है, ठीक है, उनको हम अस्थिर जो बाजार होता है उनको स्थिर करने की कोशिश करना चाहिए। स्थानीय मुद्रास्फीति के अनुसार उसको चलाना चाहिए। लाभ प्रदान करने का बेहतर समय, लाभ प्रदान करने का बेहतर समय क्या? IFRI और ICR के अध्ययन के अनुसार कृषि के मौसम में किस्त प्राप्त करने वाले किसानों द्वारा राशि में को संभवतः कृषि कार्यों में ही खर्च किया जाएगा, जो कृषि के समय होता है, ठीक है। तो कृषि के समय में अगर पैसा दिए तो वो संभवतः है कि इनपुट में लगाएगा, लेकिन अगर बो लिया और काटने के बीच में इस ड्यूरेशन में आप पैसा डालोगे तो वो पैसा क्या होगा, फिर उड़ेगा ही। समग्र प्रभाव उत्पन्न करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि केवल आप पैसा दे दिए तो उससे हो जाएगा। एक समग्र दृष्टिकोण रखना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, किसानों को जागरूक करना चाहिए, उनका दृष्टिकोण चेंज करना चाहिए कि किसानों को कितना बड़ा राहत मिल सकता है, अपने उत्पादन को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं, etc। IT आधार को मजबूत बनाना, जो IT आधार है उसको मजबूत बनाएं। वो क्या होगा कि सारे जो बैंक खाते हैं एटलीस्ट सबको जुड़ा हो, बंद ना हो। अगर कुछ हो तो वहाँ पे बैंक वाले कांटेक्ट करें, कुछ बोलें कि भाई देखो तुम्हारे बैंक बंद होने जा रहा है या ऐसा कर लो। ऐसा सेवा देना ही पड़ेगा। बुनियादी ढांचे और अनुसंधान एवं विकास में निवेश करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाए, रिसर्च को बढ़ावा दिया जाए। भाई किसान को कब तक आय दोगे, कब तक दोगे? जब उनकी क्षमता नहीं विकसित करोगे तो ये देने का मतलब ही नहीं है। क्षमता विकसित करना है ना। और हमेशा बॉटम टू अप स्ट्रेटजी होनी चाहिए इनको इम्प्रूव करने के लिए, टॉप टू बॉटम नहीं होना चाहिए। देखने का नजरिया निचले स्तर से ऊपरी स्तर तक होनी चाहिए। अगर नीति बना रहे हो, कोई प्रोग्राम बना रहे हो तो सारी चीजें ऐसी होनी चाहिए।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें तो ये 2016 में शुरुआत किया गया था, ठीक है। और ये राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो पहले से चल रही थी उसी को प्रतिस्थापित किया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य इसका है कि अप्रत्याशित घटनाओं के कारण हुई फसलों की हानि या नुकसान जो प्रभाव झेल रहे हैं किसान, उनको वित्तीय सहायता देना, अर्थात उनको बीमा देना अपने कृषि उत्पाद है उनका। दूसरा, कृषि क्षेत्र में किसानों की निरंतरता को बनाए रखने के लिए उनकी आय स्थिरता प्रदान करना, किसानों के नवीन रचनात्मक और आधुनिक कृषि प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। क्यों? क्योंकि फसल बीमा में रचनात्मक कार्य करना होगा और आधुनिक कृषि प्रणाली अपनाना होगा। किसानों के उत्पादन जोखिम से बचाने के अलावा किसानों को ऋण योग्यता, फसल विविधीकरण, कृषि क्षेत्र की समृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मक को सुनिश्चित करके, मतलब हम सीधी बात करें, इतना लंबा चौड़ा नहीं है। फसल बीमा योजना क्या करेगा? तो इनको सुरक्षा देगा, ठीक है, इनको मनोबल देगा, मनोबल बढ़ाएगा और ये क्या कर सकते हैं? जोखिम उठा के क्या कर सकते हैं? जोखिम उठा के कृषि कर सकते हैं, ठीक है। ये इनको कहां तक? साख तक पहुंच मजबूत कराएगा, विविधीकरण सुनिश्चित करेगा। जैसे कि हम कहें कि हम पहले गेहूं ही बो रहे थे, लेकिन अब जान गए कि यार मोटा अनाज बहुत पैसा दे रहा है, ठीक है, मोटा अनाज बहुत लोग इस समय, मिलेट्स ईयर चल रहा है, सब लोग खा रहे हैं खरीद के, तो इस बार मोटा अनाज उगाते हैं। लेकिन जोखिम फिर से वही ना कि मान लो खराब हो गया तो भाई बीमा योजना है ना, हमारा लागत तो दे ही देगा, फिर उठाओ जोखिम, करो खेती। भारत में फसल बीमा का महत्व क्या है? तो भाई लगभग 85 से 90% तक क्या है? लघु और सीमांत किसान हैं, जिनकी खेती यह 2 हेक्टेयर से भी कम है, 2 हेक्टेयर से भी कम है। तो उनके लिए सोचो कितना बड़े राहत की होगी। अगर वो जो बोया उसका पैसा मिल जाएगा तो कम से कम कर्जा तो चुका देगा। दूसरा, मानसून की जो अनिश्चितता है, जलवायु का परिवर्तन है, हीट वेव है, वर्षा है, बाढ़ है, सूखा है, तो इसके प्रति उपज हमेशा संवेदनशील रहते हैं, तो उस चिंताओं से मुक्त करेगा ये। जैसे फसल खराब होने से डिफॉल्ट जो हो जाते हैं, कृषि में ऋण हो जाता है, उनको लाभ नहीं मिल पाता है, उन सब से सुरक्षा ये देगा। भाई आप अगर खराब हो जाता, फसल खराब हो जाता, उत्पादन अच्छा होता नहीं, तो फिर वो क्या फायदा? मतलब ऋण लिए होंगे तो उसको पैसा कैसे चुकाएंगे? नहीं चुकाएंगे तो डिफॉल्ट हो जाएंगे। पहलों के बाद खराब कवरेज के कारण क्या है? बहुत सारे पहल उठाए गए और उसके बाद भी इसके खराब कवरेज है। ये आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को एनालिसिस करने के लिए आ सकता है, तो ये आएगा। देखो, प्रधानमंत्री फसल बीमा के अधिमूल्य में 6 गुना से अधिक वृद्धि हुई है और सरकार के सब्सिडी दायित्व में वृद्धि के कारण कुछ राज्यों में इस योजना का अक्रियान्वयन या निलंबन किया गया है। जैसे उदाहरण के लिए ले लो कि राज्यों द्वारा सब्सिडी के हिस्से में भुगतान में देरी किया जा रहा है, फसल कटाई प्रयोग में देरी, बीमा कंपनियों द्वारा दवा की जांच में विलंब, जो भी दावा किया जा रहा है उनकी जांच में विलंब कर रहे हैं, तो जो किसान दावे कर रहे हैं उसके निपटाने में भी देरी हो रही है। तो फसल बीमा योजना की सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई ये क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर अच्छा नहीं हो रहा। फसल कटाई प्रयोग जो होता है वो फसल काटने से पहले करना चाहिए, वो बाद में किया जाता है। और इसके तहत अधिसूचित बीमा इकाइयों में सभी अधिसूचित फसलों के आनुपातिक उत्पादन का आकलन कर फसल के नुकसान का मूल्यांकन करना है। इसी के कारण अर्थात फसल कटाई प्रयोग के कारण पे आधार पे ही क्या किया जाता है? फसल के नुकसान का मूल्यांकन किया जाता है। तो फसल कटाई से ठीक पहले किया जाता है, लेकिन होता ही नहीं है।
अविश्वसनीयता, निधि, प्रशिक्षित व्यवसायियों का अभाव, खपत में अधिक समय, ऋण गहन प्रवृत्ति, इसकी कुछ कमियां हैं। विशिष्ट क्लस्टर जैसे छोटे राज्य और संघ शासित प्रदेश, जैसे एग्जांपल ले लो त्रिपुरा और मेघालय में, कम कवरेज के कारण बड़े क्लस्टरों जैसे महाराष्ट्र में उच्च जोखिम दर, बीमित राशि के कारण बीमा कंपनियों की प्रतिभागिता का अभाव। कहने का मतलब क्या है? पहली बात है कि जो छोटे छोटे राज्य हैं, मेघालय है, त्रिपुरा है, वहां पे इस बीमा की पहुंच ही नहीं है किसानों तक। और जहां पे बीमा की पहुंच है, जैसे महाराष्ट्र में उच्च जोखिम दर है, वहां पे कि सूखा भी पड़ता है और बाढ़ भी आ सकता है, ठीक है, चक्रवात भी कभी काल आ सकता है, तो वहां पे जोखिम दर ज्यादा होने की वजह से बीमा कंपनियां स्किप कर जाती कि भाई वहां पे हमें महाराष्ट्र में कोई लाभ नहीं होगा, हमको चुकाना ही चुकाना होगा, तो बीमा कंपनियों की प्रतिभागिता का अभाव हो जाता है। खरीफ 2021 में सहभागी बीमा योजनाओं की संख्या भी 19 कंपनियों से घट के कितनी हो गई? 11। ये सोच लो। तो अन्य मुद्दे क्या हो सकते हैं? तो राज्यों द्वारा ऋण माफी योजनाओं की घोषणा। ऋण माफी है तो लोग क्या चाहेंगे कि ऋण ले लो, क्या बीमा कराओगे? ये होगा जो पैसा हमको बीमा से नहीं मिलेगा, ऋण होगा तो हो जाएगा माफ, तो सरकार एक तरह से बीमा ही दे रही है। ज्यादातर किसानों की साक्षरता की कमी है और निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण सीमित प्रचार और जागरूकता है, तो फसल बीमा योजना ज्यादा सक्सेस भी नहीं हुआ। और सक्सेस नहीं हुआ तो हमको बड़े सिंपल वे में बोलना है कि क्या सक्सेस क्यों नहीं हुआ, तो हम सीधे सीधे बोलेंगे कि एक जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन नहीं हुआ, किसानों को जागरूक नहीं किया गया, ठीक है। तीसरी बात कि ये बीमा कराने से बढ़िया ऋण लेना चाह रहे हैं, क्यों? ऋण माफ हो जाता है। फिर फसल बीमा का क्या है? कवरेज की देखें तो कवरेज जो छोटे राज्य हैं जैसे त्रिपुरा है, मेघालय है, वहां पे कवरेज ही नहीं है। जहां पे कवरेज हो सकता है महाराष्ट्र, वहां जाती नहीं है, क्यों? क्योंकि वहां पे जोखिम ज्यादा है, उनको ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। तो इस तमाम तरह की क्या है चुनौतियां हैं उसको लेके, ठीक, फसल बीमा योजना को। तो हालिया कदम और कार्य दलों की सिफारिश क्या किया गया? जो हालिया कदम क्या उठाया गया? तो भाई कवरेज बढ़ाओ, फसल बीमा योजना की कवरेज बढ़ाओ, और साथ ही जो प्रीमियम दर है उसकी रेट क्या करो? कम करो। किसानों के लिए लक्षित प्रीमियम सब्सिडी दो, देरी को कम करो। भाई आप बीमा कंपनी हो, अगर किसान बेचारा आ रहा है और क्लेम कर रहा है तो आप जल्दी उसका करो ना, भुगतान करो। त्वरित रूप से फसल उपज का मूल्यांकन करना चाहिए, रिमोट सेंसिंग या डाटा, मौसम डेटा अधिक प्रयोग करना चाहिए, इसरो का हेल्प लेना चाहिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार के लिए कदम क्या उठाए गए? तो प्रत्येक तहसील में बीमा कंपनियों के कार्यात्मक कार्यालय होनी चाहिए, ऐसा बोल दिया गया कि जो भी बीमा कंपनी है उनके हर एक तहसील में बीमा कंपनी के कार्यात्मक कार्यालय हो, ठीक है। दूसरा बोला गया कि उपज मूल्यांकन के लिए जो टेक्निक है उस टेक्निक का सबसे ज्यादा प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, और टेक्निक का दुरुपयोग को रोका जा सके, किसानों का विश्वास जीता जा सके, अर्थात कि जो उपज का मूल्यांकन है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जाए। नियमित रूप से बीमा कंपनियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन भी होना चाहिए, समीक्षा भी होना चाहिए, और अगर वो नहीं अच्छा सुचारू रूप से जमीनी स्तर पे कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो उनको दंड भी मिलना चाहिए। उनको भय भी होना चाहिए कि भाई किसानों का कल्याण करना है। प्रचार और जागरूकता भी अच्छा खासा करना चाहिए। प्रत्येक कंपनी के 0.5% के सकल प्रीमियम के व्यय की जरूरत के अनुपालन का निरीक्षण करना, कि प्रत्येक मौसम में प्रत्येक कंपनी के 0.5% के सकल प्रीमियम के व्यय की जरूरत के अनुपालन का निरीक्षण किया जाए। निर्धारित राज्य जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बीमा कंपनियों के लाभ से उसी राज्य और जिले में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व या CSR नीति का उपयोग करना चाहिए, कि जिस जिले ग्रामीण क्षेत्र से लाभ हो रहा है बीमा कंपनियों को,
उस लाभ से CSR स्थापित करना चाहिए और जिस क्षेत्र से उसको लाभ मिल रहा है उस क्षेत्र में करना चाहिए, तो क्षेत्रीय विकास भी बढ़ सकता है। अब आ जाते हैं एलाइड सेक्टर। एलाइड सेक्टर एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर देखा जाए तो 2014-15 से लेकर 19-20 के दौरान अगर पशुधन में देखा जाए तो टोटल 8.8% था। कितना था? कृषक पशुधन कितना बिलोंग करता है? पशुधन 8.15%। वैश्विक दूध उत्पादन में 23% भारत से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, मालूम ही है, ये डाटा होना चाहिए। और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5% का योगदान करता है और साथ ही ये सीधे सीधे 8 करोड़ से अधिक किसानों को क्या करता है? रोजगार देता है। ये डाटा आप यूज कर सकते हो। अब पढ़ने का मेन मतलब क्या है? डाटा वाटा ध्यान रखना, ये चीज को देखना। भारत में कुल निर्यात में 37% योगदान बागवानी क्षेत्र द्वारा किया जाता है। भारत में विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है, दूसरा, जो वैश्विक उत्पादन का 7.56% उत्पादन करता है। एलाइड सेक्टर का उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण की रक्षा करना, जंतु जैव विविधता का संरक्षण करना, जय सुरक्षा और किसानों की आजीविका सुनिश्चित करना, करते हुए पशुधन उत्पादन और उत्पादन को संधारणीय तरीके से बढ़ाना। पशु पालोगे तो उससे तुम्हें न्यूट्रिशन भी मिलेगा और पशु पालने से एक और चीजें होंगी। पशु पालने से क्या होगा? पशु पालने से आपको ये भी तो ध्यान रखो कि ये इमरजेंसी बीमा के रूप में काम करता है कि आपके ऊपर इमरजेंसी हुआ तो इस गाय बैल को भैंस को बेच सकते हो, ठीक है, आपको न्यूट्रिशन देगा। फिर क्या? तो इसके गोबर जो होंगे आप कृषि में यूज कर सकते हो, तो आपके निवेश को भी कम करेगा, तो आपके आय बढ़ाएगा और पोषण सुरक्षा को भी मजबूत करेगा। सभी क्षेत्रों में संतुलित और समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए इन धनुष क्रांति की शुरुआत करना। सभी क्षेत्र में विकास करने के लिए कौन सी क्रांति चलनी चाहिए? इंद्रधनुष क्रांति। बाधाएं क्या हैं? तो पुरानी और अकुशल तकनीकी का उपयोग, जैसे फसल और पशुधन की कम उत्पादकता के प्राथमिक कारण है कि पुरानी और अकुशल तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है। अधिक उपज देने वाले जो नस्ल हैं, कृषि संबंधी उपकरण हैं, उनकी वहनीयता देखा जाए कि भाई हम वहन ही नहीं कर सकते जो नस्ल है। कृषि में कौशल की मांग और आपूर्ति के बीच भी बड़ा सा अंतर मौजूद है। जितना कौशल की मांग है उतना आपूर्ति हो ही नहीं पा रही, प्रशिक्षण दिया ही नहीं रहा है। तकनीकों को अपनाने के लिए पूंजी की बहुत बड़ा, तो सबसे बड़ा तो किसानों के पास पूंजी का अभाव होता है। सीमित प्रसंस्करण इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण फसल कटाई के बाद अधिक नुकसान होता है क्योंकि भंडार गृह नहीं है, किसानों के पास होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है। सभी संबंधक गतिविधियों में उन्नत पद्धतियों को अपनाने का निम्न स्तर एक गंभीर बाधा है। चाहे माल ढुलाई से ले लो, माल ढुलाई से भंडारण ले लो और डिस्ट्रीब्यूशन लेवल तक देख लो, हर जगह पे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की कमियां होगी। भंडारण गृह में कई बार अनाज सड़ जाते हैं, कोई मतलब निगरानी ही नहीं, किस टेम्परेचर में कौन सी फसल रखनी चाहिए वो मालूम ही नहीं। योजना और पहल क्या है एलाइड सेक्टर का? तो एकीकृत बागवानी किस विकास मिशन चलाया गया, राष्ट्रीय बागवानी मिशन चलाया गया, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, नारियल विकास बोर्ड चलाया गया। नीली क्रांति के लिए क्या ले आया गया? तो मत्स्य पालन एकीकृत विकास लेके और प्रबंध लेके आया गया। मिशन फिंगरलिंग और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लाया गया। राष्ट्रीय पशुधन मिशन लाया गया, पशुधन बीमा योजना लाया गया, पशुधन और मत्स्य पालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया गया। राष्ट्रीय गोजातीय प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम चलाया गया। राष्ट्रीय गोजातीय उत्पादकता मिशन लाया गया। नई तकनीकी जैसे पर्माकल्चर आदि को प्रोत्साहित किया गया। तो ये योजनाएं और पहल तो हमेशा 2-3 याद ही होना चाहिए हर एक टॉपिक पे। तो आगे की राय क्या करना चाहिए एलाइड सेक्टर में कि पहले की मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण करना चाहिए। आप मार्केट को सुदृढ़ करो, ठीक है, मार्केट में एपीएलएम का लाओ, एपीएलएम लाओ, मतलब कृषि के साथ आप एलाइड सेक्टर को भी बेच और खरीद सकते हो।
स्मार्ट बागवानी को प्रोत्साहित करो, जैविक उत्पाद को प्रोत्साहित करो, विदेशी नस्लों को प्रोत्साहन करो, प्रसंस्करण बढ़ाओ, etc। ये सारे सुझाव दे सकते हो। खाद्य सुरक्षा देखा जाए, खाद्य सुरक्षा इंपॉर्टेंट है सिलेबस में। खाद्य सुरक्षा होता क्या है पहले यही देख लिया जाए। तो FAO ने, जो हमारा फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसने क्या बताया है कि खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों को, खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है, सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में उचित पोषण भोजन निरंतरता के साथ प्राप्त हो। मतलब सभी लोगों को तो मिले ही भोजन, लेकिन उचित पोषण भी हो और निरंतरता के साथ भी मिले। 3 कंपोनेंट है कि सभी लोगों को मिले, दूसरा क्या पोषण मिले, और तीसरा क्या निरंतर हो। ये तीनों होगा तभी ये खाद्य सुरक्षा कहलाएगा। तो WHO ने खाद्य सुरक्षा से संबंधित 3 आयाम दिए कि खाद्य पदार्थ की उपलब्ध हो, खाद्य पदार्थ तक पहुंच हो, बल्कि गरीब की भी पहुंच हो, और खाद्य पदार्थ का समुचित उपभोग हो, मतलब गुणवत्तापूर्ण अनाज हो। बाद में FAO ने इसमें चौथा आयाम सतत और निरंतरता जोड़ा था। WHO ने कितने आयाम दिया था, 3 आयाम दिया था। उसके बाद FAO ने इसमें चौथा आयाम जोड़ा था कि सतत और निरंतरता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप महीना भर पोषण युक्त खा रहे हो, उसके बाद कोई भी पेट भरने का खा रहे हो। तो खाद्य सुरक्षा हमारी स्थिति चिंताजनक क्यों है भाई? देखो चिंताजनक है इसलिए है कि भारत में हंगर सूचकांक देखा जाए, इंडेक्स देखा जाए तो 2021 में कितना था, 101 सूचकांक था, और 2020 में कितना था, 94। तो हंगर सूचकांक ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारी खाद्य सुरक्षा की स्थिति चिंताजनक है। दूसरा क्या, FAO के अनुसार ये बोला गया है कि 200 मिलियन से अधिक भुखमरी से ग्रसित बच्चे हैं। लोग 200 मिलियन से अधिक भुखमरी से ग्रसित हैं, FAO की रिपोर्ट बताता है। वही नहीं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट देखें तो 5 वर्ष से कम आयु ठेगनापन में कितना है, 35% है। ये अभी हाल ही की रिपोर्ट है। 5 वर्ष के कम आयु के दुबलापन कितना है, 19% है। 5 वर्ष से कम आयु में कम वजन वाले कितने पैदा हो रहे हैं, तो 32.1। और महिलाओं एनीमिया से ग्रसित कितनी है, तो 55% है। तो ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि खाद्य की तो कमी है, खाद्य सुरक्षा की तो कमी ही है, साथ ही साथ पोषण की भी कमी है। वही लेसेंट क्या बोलता है कि लेसेंट बोलता है कि प्रति वर्ष 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण से मर जाते हैं भारत में, ना कुपोषण से मर जाते हैं। अब देखो प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता कितना है, 510 ग्राम है। मतलब प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता 510 ग्राम प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता होनी चाहिए। या ऐसा करो ना, ये चीजें हम थोड़ा सा शॉर्ट में हो गया, खुद ही कंफ्यूज लिख रहे हैं कि प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता 510 ग्राम था कब, 1951 में, और 2021 तक आते आते कितना हो गया, 480 ग्राम प्रति व्यक्ति है। तो ये भी खाद्य सुरक्षा हमारा क्या करता है, चिंताजनक बता रहा है। यही द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार हमें कितना चाहिए, 333 मिलियन टन चाहिए खाद्यान्न की आवश्यकता, पूरे भरण पोषण जो बढ़ती जनसंख्या है, लेकिन हम कितना तक हैं, 305 मिलियन टन तक है। भारत में प्रति वर्ष 25 से 30% फल सब्जी और 8 से 10% अनाज अच्छे रख रखाव के कारण क्या होते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, जो खाद्य सुरक्षा की स्थिति चिंताजनक बनाती है। तो आप इसमें से कोई भी है बोल वचन रिपोर्ट उठा लो और बता दो क्या खाद्य सुरक्षा स्थिति चिंताजनक है। तो खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया। आर्टिकल 47 में भी बोला गया है कि गरीबों के लिए पोषण की सुरक्षा की बात कही गई आर्टिकल 47 में भी। तो 2013 में सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम लेकर आ गई, और खाद्य सुरक्षा विश्व का ऐसा अनोखा कार्यक्रम है जिसमें से गरीबों को भोजन का कानूनी अधिकार देता है, गरीबों को भोजन का कानूनी अधिकार देता है। ये बहुत अनोखा कार्यक्रम है। विशेषताएं क्या है खाद्य सुरक्षा अधिनियम के, अक्सर पूछ लिया जाता है, ये सिलेबस का है और बड़ा इजी टॉपिक है और इजी वे में लिखा भी गया है नोट्स में आपके।
विशेषता है कि 67% जनसंख्या को शामिल करता है, जिसमें से ये प्री का क्वेश्चन है कि ग्रामीण में कितना शामिल करता है 75% और शहरी को कितना शामिल करता है 50%। और 1 नवंबर 2016 से पूरे भारत में लागू हो गया और इसको 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, एक एपीएल परिवार और एक बीपीएल परिवार। एपीएल परिवार को प्रति माह 25 केजी अनाज दिया जाता है, बीपीएल परिवार को कितना दिया जाता है 35 केजी अनाज दिया जाता है। और यहाँ अनाज में क्या दिया जाएगा, चावल दिया जाएगा, गेहूं दिया जाएगा, मोटा अनाज दिया जाएगा। चावल कै रुपये किलो, 3 रुपये किलो, गेहूं 2 रुपये किलो, मोटा अनाज 1 रुपये किलो। अनाज अगर नहीं मिलेगा तो नगद रूप से उसको क्षतिपूर्ति दी जाएगी, ये भी व्यवस्था है, ये भी एक प्रावधान है। कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए जिला स्तर पे क्या बनाया गया है, तो शिकायत निवारण समिति बनाया गया है। राज्य स्तर पे राज्य खाद्य आयोग का गठन किया गया है। तो ये खाद्य सुरक्षा के विशेषताएं हैं। आलोचना किया जाता है खाद्य सुरक्षा को लेकर अधिनियम को कि ये बहुत विशाल जनसंख्या को समाहित करता है, 67% को समाहित करता है। गरीबों पे ये होने के कारण गरीबों पे, आप लोग सही कर लेना इसको, गरीबों लिख दिया है, गरीबों पे केंद्रित नहीं हो पाता है। इवन शांता कुमार कमेटी ने क्या सिफारिश दिया था कि इसे कम करके जो 66% है उसको कम करके 50% तक लाया जाए। सरकार की सब्सिडी खर्च में वृद्धि हो रही है, लगभग 3 लाख करोड़ राजकोषीय घाटा, इस पे राजकोषीय घाटा बढ़ा रहा है 3 लाख करोड़ का। इतना सब्सिडी देने के मतलब 3 लाख करोड़ का राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है। फिर आईसीएमआर के अनुसार ये बोला है कि प्रति व्यक्ति को एक माह में 10 से 12 केजी अनाज मिलना चाहिए, लेकिन आप देते कितना हो, 5 से 7 केजी अनाज देना प्रति व्यक्ति दे रहे हो। तो ये भी, इस बात पे भी आलोचना किया जाता है। फिर आलोचना किया जाता है, आप भोजन की बात करते हो, पोषण युक्त भोजन की बात करते हो, लेकिन कहाँ है प्रोटीन, कहाँ है वसा, कहाँ देते हो आप, नहीं देते हो। तो इस बात पे भी खाद्य अधिनियम का क्या किया जाता है, आलोचना किया जाता है। तो सरकार का उपाय क्या है इसके लिए, जो आलोचना किया जाता है, ये उपाय क्या है, क्या कर रही है सरकार। तो सरकार 2017 में जीरो हंगर प्रोग्राम लॉन्च की थी कि सबको खाद्य सुरक्षा दिया जाए। 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने की बात की, जिससे कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो जाए। फिर न्यूट्रिएंट की बात जहाँ है तो बायो फर्टिफाइड बीजों का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे चावल में किया जा रहा है। जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है, etc। ये काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा सिलेबस है न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी। एमएसपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं हमेशा सिलेबस में, टू द पॉइंट बताया गया। तो एमएसपी है क्या? एमएसपी वह कीमत होता है जिसपे सरकार किसानों से एफसीआई के माध्यम से अनाज खरीदती है। क्या करती है? बड़ा सिंपल सा है कि एमएसपी वह कीमत होती है जिसपे सरकार क्या करती है, किसानों से अनाज करती है। किसके माध्यम से? एफसीआई के माध्यम से। ठीक है, एफसीआई के माध्यम से खरीदती है। अब एमएसपी वह बीमित मूल्य होता है जिससे किसानों को खाद्यान्न के बाजार में गिरती कीमतों से सुरक्षा मिलता है। ये दोनों बात बोल देंगे, एमएसपी को डिफाइन कर लोगे। फिर 1965 में लक्ष्मीकांत कमेटी जो आया था, उनकी सिफारिश से कृषि मूल्य आयोग का गठन किया गया था। कृषि मूल्य आयोग का गठन किया गया था कब? 1985। प्री का क्वेश्चन कि कब किया गया था, जिसे बाद में नाम बदल के कृषि लागत एवं मूल्य आयोग रखा गया, CACP रखा गया बाद में। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पूछा जाता है किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? सिफारिश किया जाता है, सिफारिश किया जाता है CACP के द्वारा, कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा। लेकिन लागू किसके द्वारा किया जाता है? तो वो संसद के द्वारा बोल के। ठीक है, एमएसपी की गणना किन किन कारकों पर डिपेंड करता है? तो एमएसपी की गणना मांग और आपूर्ति श्रृंखला को देख के डिसाइड किया जाता है। यही नहीं, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार का मूल्य देख के एमएसपी की गणना की जाती है। किसान का उत्पादन पे कितना लागत है वो भी ध्यान में रखा जाता है। उपभोक्ता वर्ग पे पड़ने वाले प्रभावों को भी इसमें शामिल किया जाता है। अंतर फसलीय तुल्यता अर्थात एमएसपी की अन्य फसलों पे क्या प्रभाव होता है, उसी को अंतर फसलीय तुल्यता बोलते हैं। एमएसपी किसी को दे रहे हैं तो दूसरे को नहीं दे रहे हैं, तो अन्य फसल पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसी को अंतर फसलीय तुल्यता, ये भी शामिल किया जाता है। तो मांग आपूर्ति को देखा जाता है, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य को देखा जाता है, किसान का उत्पादन लागत देखा जाता है, उपभोक्ता वर्ग पे पड़ने वाले प्रभाव देखा जाता है और अंतर फसलीय तुल्यता को देखा जाता है। ठीक है,
अब बात आते हैं कि उसका उद्देश्य क्या है, एमएसपी का उद्देश्य क्या है। तो भाई एमएसपी का किसानों की आय की सुरक्षा देना, उपभोक्ता हितों की रक्षा करना। भाई उपभोक्ता जो हैं उनके हितों की रक्षा करना कि ज्यादा महंगे दाम पे ना मिले, उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना, उत्पादन में भी साथ साथ उत्पादकता में बफर स्टॉक का निर्माण करना, ये एमएसपी का मेन उद्देश्य है। एमएसपी की गणना देखा जाए कैसे होता है, तो पहला बोला जाता है ए2 पे। ए2 में मतलब क्या कि जो भी ये मान लो खेत है, उस खेत में जो भी नगद रूप से किसान क्या करता है, निवेश करता है, खर्च करता है नगद रूप से, उसको जोड़ लिया जाता है। जैसे जैसे उर्वरक खरीदा, बीज खरीदा, सिंचाई के साधन आदि पे जो लागत लगती है उसको बोला जाता है ए2। अब ए2 प्लस एफएल नाम देखो, ये ए2 हो गया जितने नगद रूप से किसान खर्चा किया, प्लस एफएल, एफएल मतलब फैमिली लेबर, एफएल मतलब फैमिली लेबर, तो उसमें ए2 प्लस अवैतनिक पर पारिवारिक श्रम बोला जाता है, ए2 प्लस एफएल। C2 क्या होता है, C2 ये ध्यान रखना, C2 A2 तो समझ गए कि जो भी नगद रूप से खर्च किया जाता है, किसान नगद रूप में खर्चा किया जाता है या सभी लागतों को जोड़ा जाता है जो नगद रूप से खर्च करता है। A2 प्लस एफएल में कि ये नगद खर्च किया जाएगा वो, और प्लस परिवार की जितना श्रम लगाया है अवैतनिक परिवार श्रम को भी जोड़ा जाता है। C2 में क्या है, तो C2 में दृश्य लागत और अदृश्य लागत दोनों जोड़ा जाता है। दृश्य लागत में नगद खर्च, जो नगद खर्च है उसको जोड़ा जाता है। अदृश्य लागत में जो फैमिली लेबर है उसको भी जोड़ा जाता है। उसके अलावा भूमि प्रबंधन में कुछ लागत लगेगा, किसानों द्वारा जो ऋण लिया गया है, उधार लिया गया है, उसके ब्याज हैं, वो सबको भी जोड़ा जाता है अदृश्य में। तो A2 प्लस एफएल में क्या था, परिवार को जोड़ा गया था, लेकिन ये परिवार से बढ़ के भूमि प्रबंधन लागत में जो खर्चा किया गया, किसानों को ऋण लिया गया है और उसमें ब्याज दिया जा रहा है, उसको भी जोड़ा जाता है C2 में। तो हमेशा C2 क्या होता है, A2 प्लस एफएल से बड़ा होता है और सबसे छोटा A2 होता है। अब देखो हनुमंतराव कमेटी ने ये बोला था, C3 का सुझाव दिया था, वो C3 का सुझाव क्या था कि C2 प्लस 10% अतिरिक्त प्रबंधन लागत, कि C2 जो है दृश्य और अदृश्य खर्च, उसमें भी उसको करके इसके लागत का 10% और जोड़ा जाए, जिसे अतिरिक्त प्रबंधन लागत बोला। 2006 में एमएस स्वामीनाथन ने क्या बोला कि किसानों के एमएसपी में 50% वृद्धि का सुझाव दिया, एमएस स्वामीनाथन ने। तो सरकार ने एमएसपी में कितना किया, 1.5 गुना वृद्धि की, 50% वृद्धि तो की, लेकिन ध्यान रखना A2 प्लस एफएल को आधार के बनाकर किया, C2 पे नहीं किया। A2 प्लस एफएल पे आधार बना के उसने 1.5 गुना कर दिया, जो एमएस स्वामीनाथन ने सुझाव दिया, जबकि करना किस पे था, C2 पे। तो A2 प्लस एफएल पे जो 1.5 गुना किया है, अगर देखा जाए तो C2 से थोड़ा ही तो ज्यादा होगा, C2 में जो लागत होगी उससे थोड़ा ही ज्यादा है। तो ये भी एक बहुत क्रिटिक पॉइंट है कि करना था C2 पे, कर दिए A2 प्लस एफएल पे। तो एमएसपी का लाभ क्या होगा, एमएसपी का लाभ देखें तो लाभ क्या है, किसानों को बीमित मूल्य मिलेगा, किसानों की गिरती फसलों के दाम में सुरक्षा मिलेगा। अगर एमएसपी की घोषणा हो जाती है, हमेशा क्या उत्पादन करने से क्या हो जाता है, पहले घोषणा कर दिया जाता है, तो किसान क्या होते हैं, इससे प्रेरित होकर कृषि का कार्य बहुत बढ़िया उत्पादन करने पे फोकस रहते हैं। दूसरी क्या, एमएसपी द्वारा फसल प्रतिरूप में परिवर्तन कर सकते हैं। मान लो कि हमें फसल प्रतिरूप में गेहूं बोया जा रहा है, अब कल क्या है कि हम चना बोना है, हम क्या करते हैं, एमएसपी दे दें, हल्ला कर दें कि भैया 1 किलो चना पे, मतलब 1 क्विंटल चना पे हम तुमको 5,000 रुपये अधिक देंगे, जो लागत होगा। किसान देखो दौड़ के सब करेंगे, मतलब प्रतिरूप में, फसल की प्रतिरूप में चेंज कर सकते हैं। यही देखा होगा, जब भी एमएसपी देखो सरकार का घोषित किया जाता है, तो कभी दाल पे नजर डालना, देखना दाल की रेट हमेशा ध्यान रखना ज्यादा होता है। एफसीआई के माध्यम से खरीद से व्यापारियों को एकाधिकार की समाप्ति हुई है। तो एफसीआई खरीदती है, उससे व्यापारियों के एकाधिकार के क्या होती है, समाप्त होती है। एमएसपी खाद्य मुद्रास्फीति को कम करता है, जिससे उपभोक्ता वर्ग को भी लाभ मिलता है। तो ये एमएसपी के लाभ हैं। एमएसपी से नुकसान क्या है भाई, केवल 24 फसलों पे दिया जाता है और इसका प्रभाव अन्य फसलों पे भी नकारात्मक पड़ता है, उसकी उपेक्षा की जाती है। और एमएसपी
देंगे तो सब्सिडी खर्च ज़्यादा होगा, और सब्सिडी खर्च ज़्यादा होगा तो राजकोषीय घाटा भी ज़्यादा होगा। दूसरा है एफसीआई। क्या है? एफसीआई सीमित है, वो खाद्यान्न का अधिग्रहण केवल सीमित राज्यों से ही कर सकता है। तो एफसीआई क्या करती है कि लोगों को ठेका दे देती है, और ठेका दे देती है अधिग्रहण करने के लिए, तो वो मनमाने मूल्य पे, जो ठेकेदार होते हैं मनमाने मूल्य से किसानों का अधिग्रहण करते हैं, तो किसानों का नुकसान होता है। ये भी एक बड़ी बात है। 2021 के सर्वे में निकला था कि एमएसपी के बारे में केवल 50% किसानों को मालूम होता है, केवल 50%, जिसमें से 6% मात्र इसका फायदा लेते हैं। 50% को मालूम होता है और 6% इससे किसान क्या लाभ लेते हैं। एमएसपी का लाभ उठाने के लिए क्या करता है? किसान उत्पादन बढ़ाता है, तो जल और उर्वरक का अधिक प्रयोग करता है, जिससे मृदा का प्रदूषण क्या होता है? बढ़ जाता है। जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अधिक उर्वरक और कीटनाशक जो प्रयोग करता है वो पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश कर जाता है, वो मानव को भी प्रभावित करता है, स्वास्थ्य पे और दीर्घकाल कृषि पे क्या होगा? नकारात्मक प्रभाव एमएसपी डालेगा। तो सुझाव क्या दिया जा रहा है? सुझाव ये दिया जा रहा है कि देखो भाई, जैविक कृषि करो, मृदा स्वास्थ्य कार्ड अपनाओ, विपणन में सुधार करो। यूपी किसान समृद्धि आयोग लेके आया है। नीति आयोग ने डिफिशियंसी प्राइस सिस्टम के सुझाव दिया है कि जो अनाज है और बाजार में जो बेचोगे उसके बीच में जो गैप होगा, डिसाइड कर दिया कि हाँ भाई चलो 100 रुपया केजी बेचे, दाम देंगे कोई चीज का, और बाजार में तुम बेचे 80 रुपया है, ठीक है, तुमने बेचा 80 रुपया, तो 20 रुपया का जो गैप है वो सरकार पूरा कर दे। इसी को भावांतर बोला गया। और 2013 में रामचंद्र कमेटी ने डीपीएस को सुझाव दिया था, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो भावांतर योजना के नाम से एमपी ने इसे स्टार्ट भी कर दिया है। और जो 20 रुपया का जो गैप बता रहे हैं वो डीबीटी के माध्यम से पूरा करना चाहिए, ऐसा सुझाव दिया जा रहा है। जैविक क्या करने के लिए? तो एमएसपी को आउटकम करने के लिए। तो ये आज का लेक्चर रहा, ठीक है, आप पढ़ते रहो ध्यान से। अगला लेक्चर फिर से हम रिकॉर्ड करके, पता नहीं आगे है कि नहीं, स्लाइड नहीं है, ओके। तो ये हमारा एमएसपी तक कवर हो गया। आई थिंक कि ये जो आज का है वीडियो इम्पोर्टेंट है और आप समझ रहे हो। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है ना, तो आप नोट करके प्लीज़ रख लेना, और जब भी हम मैसेज डाल देना या कभी बात होगा कि हाँ चलो कुछ पूछना है तो पूछ लो, उसमें ना दिमाग खोल के रखो। लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि डाटा और डायमेंशन पहले चेक करो, उसके बाद डीकेडी तो है ही आपने। चलो, थैंक यू सो मच। स्वागत है आप लोग का एपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। ये हमारा 10वां ग्रुप है, 10वां ग्रुप कर रहे हैं, 10वां लेक्चर यही होता है। आज 2:30 बजे से पढ़ा रहे हैं और लगातार, उसके बाद आप लोग को रात का भी क्लास लेना है। तो कभी कभी होता है ना, ब्रेन शून्यता की स्थिति में आ जाती है ना, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये मैं बता रहा हूँ कि जो अभी टॉपिक आ रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले एमएसपी बता दिया है, कृषि विपणन वगैरह से हमेशा क्वेश्चन उठते हैं, और इतने आसान लैंग्वेज में बताया है इस चीज़ को कि आप कभी भी इसको आप अपने लेवल पे ला सकते हैं, मतलब अपने दिमाग से तारतम्यता या कंटिन्यूटी बना सकते हैं। तो देखो, अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? पीडीएस सिस्टम देखने जा रहे हैं, और पीडीएस सिस्टम हमेशा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पीडीएस क्या है? तो इस कार्यक्रम से, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार क्या करती है? गरीब परिवारों को आवश्यक वस्तुएं रियायत दर पे उपलब्ध कराती है। क्या करती है? जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं उनको रियायती दर पे उपलब्ध कराती है। और हमेशा मेरा जानते हो कि बनाने का जो इमेज या हम फिगर बनाते हैं कितना अच्छा बनाते हैं, आप लोगों को मालूम है। ये किसान है, देखो किसान कितना बढ़िया है, और ये खेत है। बता दे रहे हैं फिर से, कोई गड़बड़ी ना हो, पहचानने में दिक्कत ना हो। तो किसान क्या करेगा? खेती करेगा, और खेती करेगा फसल उगाएगा, तो वो एमएसपी पे अपना क्या बेचेगा? अनाज बेचेगा, और उसको अधिग्रहण कौन करेगा? एफसीआई करेगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करेगा, एफसीआई करेगा। और ये क्या करेगा? उसके बाद परिवहन, सरकार क्या करेगी? परिवहन, ट्रांसपोर्ट करके भंडार गृह में ले जाएगी। आपको बनाना है, जब भी पीडीएस है, कसम है कि ऐसे ही इमेज बनाना है, मतलब इससे बढ़िया बना सकते हो, लेकिन हमसे बढ़िया कोई नहीं बनाता है ना, ये चीज मान के रखो। तो भंडार गृह में क्या कर दिया? इकट्ठा कर लिया। अब इस भंडार गृह से
एक केंद्रीय निर्गमित मूल्य पे क्या किया जाता है, इस मूल्य पे राज्य क्या करते हैं, इससे अधिग्रहण करते हैं। कहां से? भंडार गृह से। किस पे? तो केंद्रीय निर्गमित मूल्य पे करते हैं। और फिर कहां ले जाते हैं? राशन की दुकान पे। देखो यहाँ मोटा बनाए हैं, ये पतला बनाए हैं, तो ये ध्यान रखना कि राशन सेट होते हैं, ठीक है। तो राशन की दुकान पे जाएगा और फिर राशन की दुकान से उपभोक्ता तक जाएगा। यही है पूरा पीडीएस सिस्टम, पीडीएस सरकार की कल्याणकारी कार्यक्रम यही है। क्या? तो किसान फसल उगाएगा, फसल बेचेगा एमएसपी पे, जिसका अधिग्रहण कौन करेगा? एफसीआई करेगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करेगा, और उसका परिवहन करके भंडारण गृह में स्टोरेज किया जाएगा, और वहां से राज्य क्या करेंगे? खरीदेंगे, अधिग्रहण करेंगे। किस पे करेंगे? तो हमेशा याद रखना, केंद्रीय निर्गमित मूल्य पे करेंगे, खरीदेंगे, और खरीदने के बाद वो राशन की दुकानों पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और फिर जो लाभार्थी हैं उनको लाभ दिया जाएगा यहाँ से। तो ये पूरी कहानी बता दे रहा है। अब इसी कहानी को थोड़ा लैंग्वेज में देख लेते हैं कि पीडीएस के तहत अनाज क्या होता है? उचित मूल्य की दुकान या राशन की दुकानों पे उपलब्ध कराया जाता है। जो भी पीडीएस के तहत अनाज होता है उसको कहाँ पे उपलब्ध कराया जाता है? राशन की दुकान पे उपलब्ध कराया जाता है, या उचित मूल्य की दुकान पे उपलब्ध कराया जाता है। और गरीबों के लिए ये सुरक्षा जाल की तरह कार्य करते हैं। जहां एक तरफ बाजार से बढ़ती कीमतों से उसे लाभ मिलता है, तो दूसरी तरफ अगर कहीं आपात या आपदा आ जाए तो उसमें खाद्य सुरक्षा का काम करती है। ये ध्यान रखना कि दोनों काम करती है। बाजार की कीमत अगर बढ़ रहा है तो उससे भी सुरक्षा मिलेगा, अगर कहीं आपातकाल आ गया या आपदा आ गया तो उससे भी सुरक्षा का काम करेगा कौन? पीडीएस सिस्टम। अब किसके लिए? तो गरीबों के लिए। दूसरी बात कि ये समवर्ती सूची का विषय है। पीडीएस ध्यान रखना प्री के लिए कंकरेंट लिस्ट में आता है, समवर्ती सूची में आता है। सेवेंथ शेड्यूल में मैंने बताया है कि 3 सूची होती है। एक सेंटर का होता है, एक स्टेट का होता है, एक कंकरेंट होता है। कंकरेंट जिसे समवर्ती सूची कहा जाता है। और पीडीएस की शुरुआत कब हुई थी? तो 1950 में की गई थी, ठीक है। केंद्र सरकार के जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसके माध्यम से केंद्र सरकार क्या करती है? अनाज अधिग्रहण करती है और भंडारण करती है। किसके माध्यम से? एफसीआई के माध्यम से। और फिर राज्य क्या करेगी? निर्गमित मूल्य पे अधिग्रहण करके इसको राशन की दुकानों पर भेजेगी। बात समझ में आ रहा होगा, सिंपल है। शुरुआत में क्या हुआ, इसमें जो पीडीएस सिस्टम था उसमें खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य के तहत ही लाया गया था, लेकिन ये इसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार और कमजोरियां उजागर होने लगी जो शुरुआत में हुआ था। तो 1992 में थोड़ा सा चेंज किया गया। 1992 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? नवनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नवनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली कर दिया गया। फिर से प्री का क्वेश्चन। और ये नवनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली कर दिया गया, और इसका जो विस्तार था वो दूर दराज गांवों और मलिन बस्तियों तक कर दिया गया। मतलब इसके विस्तार को बढ़ा दिया गया, नाम भी चेंज कर दिया गया। क्यों किया गया? तो भ्रष्टाचार और कमजोरियों को हटाने के लिए। लेकिन फिर भी नहीं रुका। फिर 1997 में सरकार फिर से हार पाच के इसका नाम बदल दी और क्या रख दिया? लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कर दिया। क्या? लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कर दिया। फिर से प्री का क्वेश्चन कि 1997 में किया, और इसको और गरीब केंद्रित बना दिया गया। जो पीडीएस सिस्टम गरीब था पहले से, लेकिन और इसको नैरो रोड दे दिया गया, मतलब और गरीब केंद्रित बना दिया गया। और यहाँ पे परिवार को 2 भागों में बांट दिया गया। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 2 भागों में बांट दिया। एक एपीएल परिवार जो अबव द पॉवर्टी लाइन है, और एक बीपीएल परिवार बिलो द पॉवर्टी लाइन है। उनको जो एपीएल परिवार हैं उनको अधिग्रहण लागत पे ही चावल और गेहूं दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अधिग्रहित लागत का जो हमने कहा था कि राज्य सरकार जितने पे खरीदेगी उसी खर्च पे उनको दिया जाएगा। लेकिन बीपीएल परिवार को 50% उसमें क्या दिया गया? निर्गमित मूल्य के 50% पे वितरित किया गया। अगर मान लो कि निर्गमित मूल्य 100 रुपया था तो 100 रुपया एपीएल परिवार को 100 रुपया ही देना पड़ता था पर केजी। 100 रुपया मान लो, कोई भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, पर केजी ही देना पड़ता था। लेकिन बीपीएल वालों को ये 100 की जगह कितना देना पड़ रहा था? 50 रुपया देना पड़ रहा था। फिर 2000 में एक और परिवर्तन लाया गया। क्या? कि 1.25 करोड़ ऐसे परिवारों का चयन किया गया। कितना? 1.25 करोड़ परिवारों को ऐसा चयन किया है जो गरीबों में भी गरीब थे, जिसको अंत्योदय परिवार बोला गया। उनको भी
बीपीएल के समान 35 केजी राशन देने की बात कही गई। कितना? तो अंत्योदय और बीपीएल को राशन कितना? 35 केजी मिलती है, जबकि एपीएल को परिवार के लिए बात हो रही है, परिवार के लिए 25 केजी ना, एक आदमी के लिए नहीं बात हो रही है, परिवार के लिए। और माना जाता है कि कम से कम 5 परिवार होंगे। तो यहाँ पे बीपीएल और अंत्योदय में परिवार में 5 लोग होंगे, तो 5 से डिवाइड करोगे तो 7 केजी पर व्यक्ति आएगा पर मंथ में, और यहाँ पे 5 केजी आएगा। ठीक है, तो 3 बातें हमेशा याद रखना है, 1992, 1997 और 2000, ये 3 बातें हमेशा याद रखना। फिर एक बादवा कमेटी बनाया गया इसके कमजोरियों को जानने के लिए। पीडीएस सिस्टम पे एक कमेटी बनाया गया, एक कमेटी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप बात करोगे पीडीएस सिस्टम पे, इस कमेटी के बिना आपका आंसर पूरा नहीं हो सकता। तो उसने बोला कि 2.5 करोड़ ऐसे राशन कार्ड हैं जो फर्जी हैं, बहुत बड़ी बात है। या पीडीएस सिस्टम की आलोचना की बात करेगी तो बादवा समिति के आप पूरी बातें लिख दो, आलोचना हो जाएगा। और 1.25 करोड़ जिन्हें राशन कार्ड की जरूरत थी उनके पास राशन कार्ड नहीं था, ये भी बात बताया बादवा कमेटी ने। फिर बताया कि ट्रांसपोर्ट है, ये ट्रांसपोर्टर, राशन के दुकान वाला और व्यापारी, ये 3 लोग मिलके इतना भयंकर क्या बनाए हैं, कार्टेज बनाए हैं, गठजोड़ किए हैं। क्या? ट्रांसपोर्टर, राशन के दुकान, व्यापारी और प्रशासन अधिकारी, ये भ्रष्टाचार का संस्थागत रूप दे दिया पीडीएस को। साथ ही साथ अनाज गुणवत्तापूर्ण नहीं है, ये बादवा कमेटी ने ही बताया। सड़े अनाज दिए जा रहे हैं, आज भी महक आती है। और वितरित होने वाला केरोसिन ऑयल जो है उसका 35% क्या हो जाता है, कालाबाजारी हो जाता है। ये कमियां पीडीएस सिस्टम की निकली। फिर तो सरकार ने इसको आउटकम करने के लिए, कमियों या चुनौतियों को आउटकम करने के लिए क्या किया, आधार कार्ड से जोड़ दिया कि जो लाभार्थी हैं उन्हीं तक ये पहुंचे। दूसरा, राशन की दुकानों पे बायोमेट्रिक लगा दिया प्रणाली, कि ऐसा नहीं है कि कोई भी आके अनाज ले जाएगा, पहले पहचान दो उसके बाद ले जाओ, तुम ही हो इस बात का। ऐसे ही यूपी सरकार ने ई पास मशीन प्रयोग किया कि सुनिश्चित किया कि लाभार्थी तक ही अनाज पहुंचे। 2017 में एफसीआई क्या किया, तो जो एक ऑनलाइन डिपो योजना स्टार्ट किया, वेरी इंपॉर्टेंट योजना, याद रखना, ऑनलाइन डिपो योजना स्टार्ट किया। इसमें क्या किया, जो राशन के दुकान को ऑनलाइन एफसीआई से जोड़ दिया गया कि भाई पता चलते रहे ऑनलाइन कि तुम्हारे पास कितना भंडार है और कितना तुम दे रहे हो प्रतिदिन। फिर जो परिवहन था ना, ट्रांसपोर्टर क्या कर रहे थे, गबन कर रहे थे, मिल के कार्टेज बना रहे थे, तो परिवहन प्रणाली बहुत सुस्त थी, उसमें जीपीएस लगा दिया। क्यों? परिवहन पता चला कि 100 बोरी आ रही है, ट्रक है, ये ट्रक है, ध्यान रखना है ना, बहुत अच्छा डायग्राम बनाते हैं, ट्रक है ये, तो 100 बोरी है और 100 बोरी में से 20 बोरी गायब, 80 बोरी ही पहुंचा। तो जीपीएस से पता चल जाएगा कि भैया क्या कर रहे हो तुम, वहां क्यों रुके थे, रुके थे तो वहां की स्थिति पता चल जाएगी। अगले बार की 80 बोरी पहुंची तो 20 बोरी वहां पे जहां पे रुका था वहां पे निकाला गया होगा, पकड़े जाएंगे सब लोग। अब सरकार क्या करना चाह रही है, अब कह रही है कि भाई अब पीडीएस नहीं, पीडीएस की जगह डीबीटी को लागू करेंगे, डीबीटी। तो नया मुद्दा डीबीटी भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पीडीएस ना देके अब डीबीटी लागू करेंगे। अब क्यों करेंगे, इसका कारण डीबीटी जब पढ़ेंगे, या अगला यही है। डीबीटी क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। डीबीटी कब शुरू किया गया, तो 2013 से शुरू किया गया। इसमें क्या किया जाता है, लाभार्थी के बैंक खाते में नगद धन का अंतरण किया जाता है। अब हम राशन न देके सीधे सीधे हम क्या कर देंगे, पैसा दे देंगे कि जाओ भैया तुम खरीदो। तो 2 चीजों से तो निजात मिल जाएगी, एक तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लाभार्थी को ही सेवा मिलेगी। दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये भी हो गया कि जो नगद धन हस्तांतरण होगा तो इससे वित्तीय समावेशन भी बढ़ेगा, ठीक है, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। फिर जो तुम्हें ये भी हो रहा है कि एफसीआई अपना खर्च कर रही है भंडारण पे, भंडारगिरी पे खर्चा कर रही है, वो सब भी कम हो जाएगा। तो डीबीटी योजना, सभी योजना, ऐसा नहीं है कि पीडीएफ पे ही लागू करना चाह रही है, जो सभी योजनाएं हैं उसमें धीरे धीरे लगाने की कोशिश कर रही है। जैसे सब्सिडी का, जैसे मनरेगा में जो वेतन है वो डीबीटी के माध्यम से दिया जाए। तो लाभ क्या है, डीबीटी से लाभ क्या है, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से क्या लाभ है, तो पारदर्शी और प्रभावी होगा ये, मध्यस्थों की भूमिका क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, भ्रष्टाचार क्या होगा, कम होगा, नगद धन की प्राप्ति होगी, गरीबों की आय में वृद्धि होगी, बाजार से गुणवत्तापूर्ण अनाज खरीदने में सक्षम होंगे, और साथ ही साथ क्या होगा, तो सरकार
कि प्रशासनिक खर्च जैसे परिवहन है, भंडारण है, इस सब में बचत होगी। तो ये डीबीटी का लाभ होगा। लेकिन चुनौतियां हैं इसके सामने डीबीटी से। जैसे अमर्त्य सेन ने कहा कि अगर नगद धन दे दिया जाएगा तो इसका दुरुपयोग बढ़ जाएगा, दारू पीने वाला दारू पिएंगे और जुआ खेलेंगे। तो इसका प्रतिकूल प्रभाव क्या होगा, दारू पिएंगे, महिलाओं को मारेंगे, बच्चों पे भी असर पड़ेगा। अमर्त्य सेन ने इन्होंने कहा, ये कोट करना चाहिए आपको। 10% जनसंख्या के पास बैंक खाता ही नहीं है तो आप डीबीटी कैसे दोगे, ये भी एक बड़ी चिंता की बात होगी। जबकि जनधन योजना लाया गया तब भी नहीं है। डीबीटी एक खर्चीली प्रणाली है। खर्चीली प्रणाली कैसे, कि बैंकों की लागत में ये क्या कर देगी, वृद्धि कर देगी। तो फिर इस डीबीटी को चुनौतियों को आउटकम करने के लिए सुझाव क्या देना चाहिए? तो भाई ऐसा करो, जो खाद्यान्न अधिक वाले राज्य हैं उसमें लागू किया जाए, जहां पे खाद्यान्न बहुत अधिक है। उसके बाद धीरे धीरे खाद्यान्न कमी वाले राज्य में लागू किया जाना चाहिए डीबीटी। फिर खाद्य ग्रिड का निर्माण करना चाहिए। फिर इसमें क्या होना चाहिए कि गरीब परिवारों को नगद और वस्तु दोनों का विकल्प दे, कि आप पैसा चाहिए कि वस्तु चाहिए, दोनों का विकल्प दिया जाना चाहिए। ऐसा सुझाव आप दे के दरकिनार हो सकते हो। अब देखो, यूपी में किसान के लिए आमदनी दोगुना करने के लिए ऐसे भी 2 पेपर हो गया, तो उसको तो अलग से देखेंगे। लेकिन एक थोड़ा बहुत जान लो कि किसान की आमदनी दोगुना करने के लिए क्या किया। तो आत्मनिर्भर कृषि समन्वित योजना स्टार्ट किया, जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज को क्या किया, सुदृढ़ किया। फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज क्या है, आगे अभी पढ़ेंगे। या ये समझो कि ये भंडार तक जा रहा था ना, भंडार से जो खेत से भंडार तक जाता है, इसको फॉरवर्ड लिंकेज बोलते हैं। इसको बैकवर्ड बोलते हैं। और भंडार से लाभार्थी तक पहुंचाने वाले को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड। तो ये दोनों लिंकेज को क्या करना, सुदृढ़ करना। बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, गन्ना विकास करना, डेयरी, पशुपालन को बढ़ावा देना। प्रदेश में 9 जलवायु प्रदेश हैं। तो ये प्री में क्वेश्चन पूछा गया कि कितने जलवायु प्रदेश हैं उत्तर प्रदेश में, तो 9 है। ठीक है, तो जलवायु के अनुसार क्या करें, फसलों को उगाएं, उसमें बल दें, नवीन कृषि तकनीकी पर निवेश करें, कृषि उत्पादन पे ज्यादा लाभ देने की बात कहें तो विपणन में वृद्धि करने की बात कहा। किसान उत्पादन संगठन 1475 बनाने की लक्ष्य रखा है 3 वर्षों में। तो इस प्रकार वो क्या कर रहा है, आमदनी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। फिर और क्या कर रहा है, तो कृषि में इंफ्रास्ट्रक्चर और निधि का विकास कर रहा है। कृषि के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन, बागवानी को बढ़ावा दे रहा है। और क्या कर रहा है, तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड दे रहा है, उन्नत सिंचाई तकनीकी दे रहा है, पीएम कुसुम योजना लेके आया है, सभी कृषकों को फसल बीमा योजना दे रहा है, पीपी मोड पे खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा दे रहा है, 100 एपीएमसी ई नाम से जोड़ दिया है। इस तरह से बता सकते हो। कृषि का विविधीकरण कर रहे हैं। राज्य को सुझाव देने के लिए एक किसान समृद्धि आयोग का गठन किया गया है, ये बार-बार प्री में पूछा गया। तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा डबल इनकम करने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखो, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ये एक बहुत बड़ा डेवलप होने वाला सेक्टर है। इसका चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर CAGR देखा जाए तो 11% है। जहां डाटा देखें तो 1919 से 20 तक, 2019 से 20 के बीच में 2.24 लाख करोड़ रुपए का GVA था, 2.24 लाख करोड़ का था। और कुल देश का GVA का कितना था, 1.69% था। साथ ही साथ जो आर्थिक सर्वेक्षण आया था 18-19 में, इसमें बोला कि 20.05 लाख कर्मचारी कार्य कर रहे हैं फूड प्रोसेसिंग में। और यह संख्या देश में पंजीकृत जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें लगे व्यक्तियों की कुल संख्या का सबसे बड़ा हिस्सा है, 11.2। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगे हैं, उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा फूड प्रोसेसिंग में लगे हैं, कितना परसेंट, 11.22%। देश भर में स्वीकृत 37 में से 22 मेगा फूड पार्क परिचालन में आ गए हैं। कितने स्वीकृत किए हैं मेगा फूड पार्क, तो 37 किए हैं प्री के लिए। अभी कितने चल रहे हैं, तो 22 चल रहे हैं प्री के लिए। बढ़ती क्षेत्रीय स्वाद वरीयता के साथ बढ़ता निर्यात, इसमें कि स्वाद हर एक सेक्टर का, क्षेत्र का भारत में स्वाद अलग है और उसकी वजह से उसके निर्यात में भी क्या होगा, प्रोत्साहन मिलेगा। तो प्रमुख उद्देश्य क्या है फूड प्रोसेसिंग का,
खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के माध्यम से अर्थव्यवस्था को दो महत्वपूर्ण स्तंभों यानी अर्थव्यवस्था और कृषि को क्या कर देगा, इंटीग्रेटेड कर देगा, एकीकृत कर देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्षेत्र। दूध है, दाल है, अदरक है, केला है, आम है, ठीक है। जैसे चीजों में रिथरो में लिखा है, ये आप लोग कर लेना, चीजों में बढ़ती मांग के कारण भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षमता का दोहन करना है। कि भारत के पास फूड प्रोसेसिंग, हमने बताया था ना, आगे भी डाटा बताएंगे कि 30 से 32% आपका फल सब्जी खराब हो जाता है और वहीं से 8 से 12% के करीब अनाज खराब हो जाता है। तो अगर फूड प्रोसेसिंग कर दिया जाए तो ये खराब भी नहीं होगा और किसानों की आमदनी बढ़ जाएगी और साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी हो जाएगा। ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चरिंग चैंपियंस तैयार करना, ग्लोबल में अपना मैन्युफैक्चरिंग चैंपियंस के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना, विदेशों में भारतीय उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग को सहायता करना इसका मुख्य है। खाद्य उत्पादों के मौजूदा निम्न प्रसंस्करण स्तर और आपूर्ति श्रृंखला में होने वाले अत्यधिक बर्बादी समस्याओं को क्या करते हैं, समाधान करना, जो कि ऊपर बताया। बाधाएं क्या है फूड प्रोसेसिंग को लेकर? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अनौपचारिक है, असंगठित है। तो इसमें जो कर्मचारी हैं उनको सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलता है, उनको जॉब का कोई सिक्योरिटी नहीं होता है। जब तक हुआ चला चला, नहीं तो लात मार दिए निकल गए। कुशल आपूर्ति श्रृंखला और संरचना का अभाव, भंडार गृह ही नहीं है। अभी समझेंगे, सारी चीजें समझेंगे, जब तक समझेंगे नहीं तब तक आंसर कैसे लिखेंगे। कार्य पूंजी की उच्च आवश्यकता, जब भी हमें फूड प्रोसेसिंग करना है तो हमें क्या करना चाहिए, पूंजी बहुत लगाना पड़ेगा, मशीनें खरीदना होंगे, नई नई की टेक्नोलॉजी खरीदना होगा, ठीक है। अपर्याप्त ऑटोमेशन है, मशीन की कमी है, रिसर्च और डेवलपमेंट की कमी है, प्रोसेस की कमी है, निर्यातक और थोक खरीदारों की भी एक तरह से कहें कि लिंकेज नहीं है उनमें, ऋण प्रदान करने की खराब सुविधा है, नौकरशाही बाधाएं हैं, कड़े श्रम कानून है, अपर्याप्त प्रशिक्षण और कौशल विकास है, गुणवत्ता और सुरक्षा को नियंत्रित करने की सीमित क्षमता है। इस प्रकार के बाधाएं हैं फूड प्रोसेसिंग के पास। तो इसके लिए क्या पहल किया जा रहा है, योजना लाया जा रहा है सरकार द्वारा। तो पीएम किसान संपदा लिया गया, इसमें क्या कह रहा है, भंडार गृह पे और कोल्ड चेन इंटीग्रेट किया जा रहा है। ऑपरेशन ग्रीन्स का दायरा बढ़ाया गया, टॉप टमाटर, प्याज और आलू, टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो से बढ़ाकर शीघ्र खराब होने वाले 22 फसलों तक कर दिया गया। तो पहले टॉप था, अब ग्रीन्स के दायरा बढ़ा दिया गया। कितने फसल शामिल हो गए, 22 शामिल हो गए। ट्री के लिए क्वेश्चन। सूक्ष्म उद्यमों को वित्तीय तकनीकी और व्यावसायिक सहायता देना, वित्तीय रूप से सुदृढ़ करना, तकनीकी रूप से सुदृढ़ करना, व्यावसायिक सहायता देना के लिए क्या किया, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण योजना लाया गया, PMFME लाया गया। चयनित उत्पादों पे एसएमई को अपग्रेड करने के लिए PMFME के तहत एक जिला एक उत्पाद पहल लॉन्च किया गया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना स्टार्ट किया गया, PLI जिसको बोलते हैं। 100% FDI और खाद्य एवं कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाइयों को कोल्ड चेन को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार के तहत कृषि संबंधी गतिविधि के रूप में शामिल करना। तो मतलब 100% FDI ला दिया गया और साथ ही साथ जो कोल्ड चेन थे उनको क्या किया ना, उनको लिंकेज देना या गतिविधि आसान करना। आगे की राह क्या है, सुझाव क्या है भाई, नीति बनाओ, विनियामक रेगुलेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए, श्रम कानून में सुधार करो, खाद्य और पैकेजिंग मानक बनाओ, वित्तीय देखो भाई, पैसा दो, आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, मानवीय संसाधन चूंकि फूड प्रोसेसिंग में कैसा चाहिए, कौशल युक्त मानव चाहिए तो वैसा मानव लेके आओ भाई, या प्रशिक्षण बढ़ाओ। अब खाद्य प्रसंस्करण हमारे हिसाब से, ये तो किताब के हिसाब से था, जहाँ से कुछ डाटा मिल सकता, हम एक अपना बना। खाद्य प्रसंस्करण पहले ये डिफाइन करते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण वह प्रक्रिया है जहाँ पे प्राथमिक उत्पाद मतलब कृषि उत्पाद को एक निश्चित प्रक्रिया से गुजारा जाता है जिसे उसके गुणों में परिवर्तन आ जाता है। मतलब खाद्य प्रसंस्करण वह प्रक्रिया है जहां प्राथमिक उत्पाद को एक निश्चित प्रक्रिया से गुजारा जाता है और उस प्रक्रिया की वजह से उसके गुणों में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है और उसके मूल्य और जीवन अवधि में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। जैसे आपको जैसे भी लिखना है, आलू से चिप्स और चिप्स से
की पैकेजिंग, ये है फूड प्रोसेसिंग। तो फूड खाद्य प्रसंस्करण के 3 चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन हम बोल दे रहे हैं। एक होता है फर्स्ट चरण, एक दूसरा चरण और एक तीसरा चरण, तीनों चरण हैं। फर्स्ट चरण में क्या किया जाएगा, तो इसमें प्राथमिक उत्पाद होंगे उसका क्या किया जाएगा, कटाई छटाई बिनाई किया जाएगा, कटाई छटाई बिनाई किया जाएगा, कटाई छटाई और बिनाई किया जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे पे आएंगे तो क्या करेंगे, तो इसको एक निश्चित प्रक्रिया से गुजारा जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, गुणों में इसकी वृद्धि हो जाएगी और इसके मूल्य में भी वृद्धि हो जाएगी। तीसरा चरण क्या होगा, तो तीसरा चरण में पैकेजिंग किया जाएगा। क्या किया जाएगा, पैकेजिंग किया जाएगा। जो बन गया, जैसे कि आलू हुआ तो आलू की छटाई बिनाई किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद उसको एक प्रक्रिया में काट पीट के फिर जैसे चिप्स बनाते हैं वैसे चिप्स बनाएंगे और चिप्स बनाने के बाद पैकेजिंग करेंगे। ये 3 चरण है। खाद्य प्रसंस्करण की आवश्यकता क्यों है, या यही पूछ ले कि भूमिका क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों एक ही चीज यहाँ पे। आवश्यकता क्या है या इसकी भूमिका बताइए। तो भाई अनाजों की बर्बादी कम करता है। हमने बताया था कि ये 30 से 32% क्या, तो अनाज वो होते हैं जैसे साग सब्जी है और फल बर्बाद होते हैं, और 8 से 12% क्या होते हैं, अनाज बर्बाद होते हैं, तो ये रोकेगा। श्रम आधारित रोजगार है तो लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। कृषि और उद्योगों के बीच में कड़ी का काम करेगा। ये रहा कृषि, ये रहा उद्योग, मतलब ये आलू उगाया, ये फूड प्रोसेसिंग क्या किया, चिप्स बनाया और उद्योगों को दिया, लो बेचो। कृषि उत्पादन में वृद्धि करेगा, किसानों की आय में वृद्धि करेगा, देश की आधारभूत संरचना का निर्माण करता है। विदेशी मांग होगा, विदेशी मांग होता निर्यात में वृद्धि होगी, तो विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। तो ये आवश्यकता है और इसकी भूमिका है। वर्तमान स्थिति देखा जाए कि फूड प्रोसेसिंग में क्या है, तो वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो कुल खाद्य बाजार में इसका हिस्सा फूड प्रोसेसिंग का कितना है, 32% है, अर्थात $370 बिलियन का है वर्तमान स्थिति। उत्पादन, उपभोक्ता और निर्यात के दृष्टि में देखा जाए भारत तो 5वां सबसे बड़ा फूड प्रोसेसिंग उद्योग है। वेरी इंपॉर्टेंट। 13 मिलियन लोगों को रोजगार प्रत्यक्ष रूप से मिला है और 35 मिलियन लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया है फूड प्रोसेसिंग। तो रोजगार देने में देख लो, डाटा भी दे रहे हैं यहाँ पे। देश के कुल निर्यात में 13 से 14% योगदान कौन देता है, फूड प्रोसेसिंग देता है। और ये उद्योग बहुत तेजी से बढ़ रहा है, 5 से 10% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है। तो ये वर्तमान स्थिति है। पूछा जाएगा कि फूड प्रोसेसिंग की क्या संभावनाएं हैं, तो भाई देखो संभावनाएं भारत में संभावनाएं पूछ लिया जाए तो क्या है, तो भारत में सादा नीरा नदी है, साल भर फसल का उत्पादन हो सकता है, आवश्यक कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो सकता है। साल भर फसल जोड़ लेना, इसके बीच में बहुत कुछ खा गए हैं। सस्ता श्रम बल है, बहुत लोग हैं, अत्यधिक कुशल श्रम की जरूरत नहीं है, इसलिए मध्यम वर्ग की आय में वृद्धि होगा और प्रसंस्कृत पदार्थ की मांग में वृद्धि होगा। जब मध्यम वर्ग की आय में वृद्धि होगा तो प्रसंस्कृत पदार्थ की मांग में वृद्धि होगा। सब लोग बैठे हैं, आज क्या हुआ, जोमेटो या अमेजन वगैरह से देखो मंगा रहे हैं। एक बड़ा बाजार स्वयं भारत खुद ही है, तो इससे किसान और उद्यम दोनों को लाभ मिलेगा। विश्व में प्रसंस्कृत पदार्थ की भी मांग बढ़ रही है, तो निर्यात में भी वृद्धि होगा। तो ये संभावनाएं हैं। तो 3 रूप से संभावनाएं दे सकते हैं, क्या, तो माल के रूप में, कच्चे माल के रूप में उपलब्धता अच्छा होगा, क्यों होगा वो उसके बताओ। दूसरा श्रम है। तीसरा क्या बताओगे, बढ़ता मध्यम वर्ग बढ़ेगा तो इसकी मांग बढ़ेगी। चौथा विश्व की मांग। ये 4 चीजें तो आप लिख सकते हो डिवाइड करके। चुनौतियां क्या है, चुनौतियां भी इंपॉर्टेंट है। अब देख से भारत उत्पादन में देखा जाए तो फर्स्ट नंबर है दुग्ध उत्पादन में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 15% क्या कर पाता है, दूध का प्रोसेसिंग कर पाता है, जबकि यूएस में कितना होता है, 85%। सोच लो। सब्जियों के उत्पादन में दूसरा है, लेकिन हम सिर्फ सब्जियों का कितना कर पाते हैं, 2% प्रोसेसिंग कर पाते हैं। अंडे में हम थर्ड हैं, मांस में चौथे हैं, लेकिन अंडे का प्रसंस्करण हम 6% करते हैं, मांस का 22% करते हैं, जबकि विकसित देश कितना करता है, 90 से 95% करता है। तो ये चुनौतियां हैं हमारे पास। प्रसंस्कृत पदार्थ का वैश्विक निर्यात में हमारा 2% है।
चुनौतियों के कारण क्या है, चुनौतियों के कारण क्या है? तो पहली कारण देखेंगे कि कृषि में समस्या। कृषि में समस्या, किसानों को उचित मूल्य न मिलने के कारण उत्पादन क्या करते हैं, कम करते हैं। छटाई बिनाई मशीनों द्वारा होता है, वो बाहर देश से मंगाना पड़ता है, तो उत्पादों को लागत में वृद्धि हो जाती है, या हमारे पास पूंजी इतना नहीं है कि हम मंगा सकें। 90% श्रम बल असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जो कि अकुशल होते हैं, और इसमें कैसा चाहिए, कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है। फिर परिवहन कैसा है, धीमा और महंगा है। भंडारगृह कैसा है, भंडारगृह का अभाव है। किसानों की धारण क्षमता कैसा है, कम है। मेगा फूड प्रोसेसिंग की, मेगा फूड पार्क का स्थापना के लिए 50 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। एक मेगा फूड पार्क की स्थापना करें जहां फूड प्रोसेसिंग होती है, वहां पे 50 एकड़ भूमि चाहिए, और भूमि राज्य का विषय है, तो भूमि उपलब्ध कराने में ज्यादा उत्साहित नहीं है राज्य, तो ये भी हमारी चुनौती का कारण बन गया। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में चुनौती है। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों ही हमारा क्या है, कमजोर है। ये कोविड के समय में उजागर ही हुआ। तो मेगा फूड पार्क के बारे में देखें कि मेगा फूड पार्क 2008 में 11वीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ। सरकार देश में 42 मेगा फूड विकसित करने का लक्ष्य रखा है। कितना, 42। और मेगा फूड प्रसंस्करण का विशेष स्थान होता है। मेगा फूड पार्क क्या होता है, जहाँ पे फूड प्रोसेसिंग किया जाता है। यहाँ पे अत्याधुनिक उपकरण लगाए जाते हैं, और उनके उपकरण से क्या किया जाता है, फूड प्रोसेसिंग किया जाता है। उच्च गुणवत्ता युक्त प्रसंस्कृत पदार्थों का निर्माण किया जाता है। मेगा फूड पार्क की स्थापना की बात करें तो न्यूनतम 50 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। और मेगा फूड पार्क हब और स्कोप मॉडल पे आधारित होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्री का क्वेश्चन है। मेगा फूड पार्क हब और स्कोप के मॉडल पे आधारित होता है, अर्थात ये अपने चारों ओर उच्च तकनीकी के भंडारगृह से घिरा होता है, भंडारगृह से घिरा होता है, जिससे कच्चे माल की आपूर्ति सही समय पे हो सके। मेगा फूड पार्क की आर्थिक सहायता 50 करोड़ की अनुदान देने की बात कहा कौन, सरकार ने, कि जहां भी स्थापित करोगे तो हम 50 करोड़ देंगे। तो जहां भी मेगा फूड पार्क स्थापित किया जाएगा उसके चारों तरफ भंडारगृह होंगे चारों तरफ, कि कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो सके। लाभ क्या है मेगा फूड पार्क का, तो यह कृषक हैं उनको, व्यापारी हैं उनको, बाजार है, तो कृषक व्यापारी और बाजार के बीच में कड़ी का काम करेगा। फसल बर्बादी को क्या करेगा, कम करेगा। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करेगा। मेगा फूड पार्क से 25 से 35 हजार किसानों को क्या होगा, लाभ मिलेगा एक मेगा फूड पार्क से। और मेगा फूड पार्क महिला सशक्तिकरण का भी काम करेगा। क्यों, क्योंकि प्राथमिक चरण में हमें बताया था कि क्या होता है, छटाई बुनाई होता है, और महिलाएं सबसे ज्यादा काम इसी में करती हैं, छटाई बुनाई में। मेगा फूड पार्क में उत्पादित वस्तु सीधे निर्यात होता है, अतः निर्यात में भी वृद्धि होगी, ये लाभ होगा। अब जरा सा इसको मेगा फूड पार्क को हम डायग्राम से समझाना चाहते हैं, और फिर से कहना कोई हमारे टक्कर का डायग्राम नहीं बनाएगा। ये किसान खेती किया, और खेती किया तो प्राथमिक भंडार केंद्र में ले जाएगा, जहां भंडार केंद्र होगा वहां पे पहला चरण स्टार्ट होगा। पहला चरण छटाई बिनाई होगा, फिर वो जाएगा कहाँ पे, मेगा फूड प्रोसेस पार्क में, दूसरे चरण में, और वहां पे क्या किया जाएगा, प्रसंस्करण किया जाएगा। फिर वहां कहाँ जाएगा, लेवलिंग में, तीसरे चरण में जाएगा। तीसरे चरण में लेवलिंग किया जाएगा और निर्यात के लिए भेज दिया जाएगा, और कुछ घरेलू बाजार में भेज दिया जाएगा। ये है मेगा फूड पार्क का डायग्राम। अब बनाना जरूर है, जब भी इस पे बात आएगा नंबर बढ़ जाएगा। यूपी में अगर देखा जाए खाद्य प्रसंस्करण की संभावनाएं, तो कुल खाद्यान्न का 20% यूपी ही करता है। पूरे भारत के कुल खाद्यान्न का उत्पादन 20% अकेले यूपी करते हैं। दुग्ध के उत्पादन में नंबर 1 है, 16% अकेले करता है यूपी। गन्ना के उत्पादन में 50% पूरे भारत का अकेले करता है। आलू के उत्पादन में अकेले 33% यूपी करता है, लेकिन प्रसंस्करण में 4% है। तो संभावनाएं आप सोच सकते हो यूपी में कितना हो सकता है। अब जरा सा आते हैं आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, जिसको हम लोग बार बार पीछे क्या लेके आए हैं कि अप स्ट्रीम और क्या डाउन स्ट्रीम। तो इसको समझो कि आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में क्या है। तो आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो कृषि उत्पादों को उच्च तकनीकी से प्रसंस्करण कर उसे अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है।
अर्थात इसको क्या बोलते हैं, खेत से खाने के मेज तक। फिर से प्री का क्वेश्चन, खेत खेत से खाने के मेज तक कहा जाता है किससे, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को। इसको दो भागों में बांटा जाता है, क्या, तो एक अप स्ट्रीम, दूसरा डाउन स्ट्रीम। जहां पे अधिग्रहण किया जाए, अधिग्रहण करके भंडारण किया जाए और प्रसंस्करण किया जाए, ये आते हैं अप स्ट्रीम में। और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, पैकेजिंग, लेबलिंग, थोक विक्रेता, उसके बाद रिटेलर। कैसे देखा जाए, तो इसको बड़े आसान से हम डायग्राम से, फिर से वही बात है, समझना, इसको समझना। ये किसान है, खेती कर रहा है, अधिग्रहण किया गया, परिवहन किया गया, भंडारण किया गया और कहाँ ले गया, मेगा फूड पार्क में ले गया। तो ये किसान से मेगा फूड पार्क तक जाने के लिए क्या बोला जाएगा, अप स्ट्रीम। फिर मेगा फूड पार्क में क्या किया जाएगा, लेबलिंग और पैकेजिंग किया जाएगा। और उसके बाद कहाँ दिया जाएगा, थोक विक्रेता। देख रहे हो थोक विक्रेता कितने मोटे मोटे हैं। और फिर थोक विक्रेता के पास से कहाँ जाएगा, रिटेलर के पास जाएगा। और रिटेलर के पास किसके जाएगा, उपभोक्ता। देखो ये 4 लोग हैं, पहले बता रहे हैं डिस्क्लेमर, और सबके सामने थाली रखा है। तो खेत से खाने की मेज तक, खेत से खाने के मेज तक पहुंचना ही क्या बोलाता है, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन बोला जाता है। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों ही समझ में आ गए। अगर पूछे कि अप स्ट्रीम में क्या कमियां हैं, रेखांकित करिए, तो बताओ, परिवहन, भंडारण और मेगा फूड प्रोसेसिंग की बात, और खेत से यहां से लेके पूछे कि डाउन स्ट्रीम में क्या कमियां हैं, तो लेबलिंग, पैकेजिंग, थोक विक्रेता, रिटेलर के बीच में जो कमियां हैं वो सब गिना दो, उपभोक्ता तक जो आता है। चुनौतियां क्या हैं, इससे चुनौतियां देखो आपूर्ति श्रृंखला में। तो कृषि की समस्या देखो, किसान के खेत पे आ गए, किसानों के उसके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो हतोत्साहित होते हैं, नहीं उगाना चाहते हैं। दूसरा, परिवहन पे आ गए, महंगे और धीमा है। फिर आगे हम भंडारण गृह पे, शीत भंडार का अभाव है। फिर क्या, तो हम आ गए उस पे मेगा फूड पार्क में, तो वहाँ पे अत्याधुनिक मशीनों का अभाव है। मेगा फूड पार्क की स्थापना के लिए कि राज्य उत्साहित नहीं है। फिर आ गया कि भाई फसाई, फसाई क्या करता है, टेस्ट लैब की कमी और गुणवत्ता की जांच नहीं हो पाता है। जैसे मैगी का उदाहरण दे सकते हो, आशीर्वाद आटा में का उदाहरण दे सकते हो। मध्यस्थों की ज्यादा भूमिका है, उपभोक्ता वर्ग ज्यादा कीमत पे खरीदता है। तो ये सब आपूर्ति श्रृंखला का ही क्या है, चुनौतियां हैं। चुनौतियों को दूर करने के लिए क्या किया गया, छोटा छोटा लिखा है लेकिन आप लोग मैनेज करना कि दूर करने के लिए क्या किया गया, ई कॉमर्स या सुपर बाजार का योगदान। जो चुनौतियों को दूर करने में हम लगाएंगे तो वही ई कॉमर्स और सुपर बाजार का योगदान होगा। जैसे बिग बास्केट, स्विगी, फूड पांडा, जोमेटो, ये सब क्या है, ई कॉमर्स है या सुपर बाजार है। तो चुनौतियों को दूर करने की बात कहें या पूछे कि ई कॉमर्स या सुपर बाजार का योगदान क्या है, ये आप बताइए। तो ई कॉमर्स या सुपर बाजार का लाभ क्या होगा, इससे सीधे सीधे वो खेतों से क्या कर देंगे, खुद खरीदेंगे, मध्यस्थों का उन्मूलन हो जाएगा। अत्याधुनिक भंडार गृह बनाएंगे तो ये भी सुलझ जाएगा। सूचना प्रवाह तंत्र तीव्र रखेंगे क्योंकि प्राइवेट है, प्राइवेट में हमेशा ये होता है, सेवा सेक्टर अच्छा होता है। प्रसंस्करण को अत्याधुनिक बनाएंगे ये लोग। फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज को क्या करेंगे, मजबूत करेंगे। तो ई कॉमर्स या सुपर बाजार लाने से हमारा आपूर्ति श्रृंखला क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। और सरकार क्या कर रही है इनके लिए, तो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की गठन किया, एकीकृत कोल्ड चेन परियोजना 2017 में लाया, पीएम किसान संपदा योजना का प्रोत्साहन दे रही है। तो ये सरकार भी कर रही है, तो ये हम बता सकते हैं। अब संपदा योजना को छोटे में देख लें कि 2016 में शुरू किया गया था, 2017 में किसान संपदा योजना नाम रखा गया। एक क्लस्टर योजना है, ये क्लस्टर योजना है जिसके अंतर्गत प्रसंस्करण संबंधित योजनाएं चलाई जाती हैं, जैसे मेगा फूड पार्क, एकीकृत कोल्ड चेन, खाद्य प्रसंस्करण केंद्र, वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, पोस्ट हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एटीसी। ये क्लस्टर योजना है, इस सब में बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है, संपदा योजना का उद्देश्य क्या है, तो प्रसंस्करण को आधुनिक बनाना। दूसरा, उत्पादन में वृद्धि करके कृषि को पूरक बनाना। तीसरा, फसल की बर्बादी को न्यूनतम करना। ये संपदा योजना का क्या है, ये उद्देश्य है। अब फिर से हमने इससे पीछे बुकिश लैंग्वेज में पढ़ चुके थे, क्या सब्सिडी पढ़ चुके थे या कृषि सहायता पढ़ चुके थे, लेकिन ये अपना डिकेडी अपने पॉइंट निकाले हुए अलग ही बात होते हैं। सब्सिडी जो सीधे सीधे लिखा है, सब्सिडी किससे होता है, लैटिन भाषा सब्सिडियम से बना होता है, मतलब पीछे से सहायता। तो सब्सिडी सरकार का एक जन कल्याणी
जन कल्याणकारी कार्यक्रम है जिसके द्वारा सरकार गरीब तथा वंचित वर्गों को रियायती मूल्य पे आवश्यक वस्तु उपलब्ध कराती है। यह नगद धन और वस्तु दोनों रूप में हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना। सब्सिडी, ये प्री का क्वेश्चन है। सब्सिडी नगद धन के रूप में और वस्तु दोनों के रूप में हो सकता है। तो सब्सिडी से लाभ क्या है? सब्सिडी से लाभ क्या है? तो गरीब वर्ग को आय की सुरक्षा मिलेगा, उपभोक्ता वर्ग को बाजार से सस्ती वस्तुएं मिलेंगी, बचत क्षमता क्या होगा? अधिक होगा। उत्पादक वर्ग को प्रत्यक्ष रूप से सस्ती बिजली ऋण प्राप्त होगा और उत्पादन लागत में क्या होगी? कमी आएगी और लाभ में क्या होगा? वृद्धि होगा। ये सीक्वेंस समझा। किसान वर्ग को क्या होगा? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों लाभ होगा। उर्वरक बीज सिंचाई पर सब्सिडी प्रत्यक्ष रूप से मिलेगा, अप्रत्यक्ष रूप से ये क्वेश्चन ही पूछ लिया गया था। उर्वरक बीज सिंचाई पे कहीं एक पे पूछा गया था कि उर्वरक बीज सिंचाई पे क्या होगा? सब्सिडी प्रत्यक्ष दिया जाता है। अप्रत्यक्ष सब्सिडी के रूप में बीमा दिया जाता है, फसल बीमा योजना या एमएसपी है। इससे उत्पादन में वृद्धि होगी। सब्सिडी से क्या होगा? राजस्व में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो वो कर विपणन करने के लिए जाएंगे तो कर देंगे। सब्सिडी के प्रकार, ये टाइप हमारे यहाँ दिया है सब्सिडी के सिलेबस में। तो वितरण के आधार पर सब्सिडी देखा जाए तो दो तरीके से होता है, प्रत्यक्ष सब्सिडी और दूसरा अप्रत्यक्ष सब्सिडी। प्रत्यक्ष मतलब सीधे लाभार्थी को मिले, जैसे पीडीएस। अप्रत्यक्ष मतलब जैसे सस्ता ऋण मिले, सस्ती बिजली मिले, ये अप्रत्यक्ष हो गया। उपयोगिता के आधार पर देखा जाए तो दो तरीके से हो सकता है सब्सिडी, उपयोगी सब्सिडी, गैर उपयोगी। जब सब्सिडी का लाभ वही वर्ग उठाए जिससे इसकी आवश्यकता है उसको बोलेंगे उपयोगी सब्सिडी, और गैर उपयोगी का वह वर्ग ज्यादा लाभ उठाए जिससे वास्तव में जरूरी नहीं है, इससे सरकार का बोझ बढ़ता है, गैर उपयोगी सब्सिडी। फिर एक होता है क्रॉस सब्सिडी। क्रॉस सब्सिडी क्या होता है? जहां विलासिता वस्तुओं को महंगा करके जो आवश्यक वस्तु होती है उनके मूल्य में क्या कर दिया जाता है? कमी कर दिया जाता है। एसी, टीवी, फ्रिज को महंगा करके जो खाने की वस्तुएं हैं या जो आवश्यक वस्तु हैं उसको क्या कर दिया जाए? सस्ता कर दिया जाए, उसको क्रॉस सब्सिडी कहा जाता है। एक होता है विकृत सब्सिडी। विकृत सब्सिडी का मतलब क्या कि ये राजनीति प्रेरित होती है। राजनीति प्रेरित होती है सब्सिडी। वो हाय हल्ला करेंगे, कहाँ पे? सदन में करेंगे, और उद्देश्य समाप्त होने के बाद भी ये राजनीति क्या करेंगे? उसको चालू करना रखेंगे। तो इस सब्सिडी से वातावरण पे क्या होता है? प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उद्देश्य समाप्त होने के बाद क्यों कंटिन्यू रखना है? तो ऐसा भी विकृत सब्सिडी भी चली आ रही है। तो सब्सिडी का कृषि पे प्रभाव अगर पूछ लिया जाए तो क्या पड़ेगा? तो किसानों पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ता है। किसानों पे प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ेगा, अप्रत्यक्ष रूप से। सकारात्मक प्रभाव में देखें सब्सिडी का तो क्या पड़ेगा? तो किसानों को अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित करता है सब्सिडी। लागत कम करेगा तो इसको अधिक मूल्य मिलेगा और लाभ भी होगा। हरित क्रांति से जोड़कर देखें तो आय में वृद्धि होगा, खाद्य सुरक्षा होगा और सस्ता इनपुट होगा, जैसे बीज, उर्वरक सिंचाई, कीटनाशक, इनको सस्ते में मिलेंगे और जिसकी वजह से अच्छा आउटपुट होगा। जीडीपी में 13 से 14% इसका जीबीए में योगदान रहेगा। लेकिन नकारात्मक भी है इसका सब्सिडी का। क्या? तो मृदा का उर्वरक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जल संकट की स्थिति हो जाएगा, पर्यावरण को नुकसान होगा, मानव जाति को नुकसान होगा, फूड चेन को नुकसान होगा। फिर 2016-17 में सब्सिडी का किसानों पे आय पे कोई प्रभाव नहीं बना है। ये जरूर बताना कि इकोनॉमी सर्वे में बोला है कि किसानों को सब्सिडी देने से कोई फायदा नहीं हुआ, कोई प्रभाव नहीं पड़ा उन पे। अब दूसरा पूछा जाए कि उर्वरक सब्सिडी का नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा? किसानों को तो पड़ा, तो नकारात्मक प्रभाव यही पड़ा कि जो एनपीके की वैल्यू कितना चाहिए, 4:2:1 होना चाहिए, उसके जगह पे अभी 8:3:1 है। पहला तो यही पड़ा। यूरिया का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश भारत ही है और यूरिया का 20% आयात भारत करता है, फास्फोरस का 70% आयात करता है और पोटेशियम का 100% आयात करता है। ये प्री का क्वेश्चन है। तो व्यापार घाटे में क्या होगी? वृद्धि होगी। सब्सिडी युक्त यूरिया का वाणिज्यीकरण हो रहा है, काला बाजारी में वृद्धि हो रही है, मृदा की उर्वरक क्षमता कमी हो रही है, खाद्य श्रृंखला में उर्वरक पहुंच जा रहा है, जिसकी वजह से जैव विविधता की हानि हो रही है, मानव के स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ रहा है। तो इसको नकारात्मक कम करने के लिए क्या सुझाव दे सकते हो आप? तो पहली बात कि 2015 में नीम कोटेड यूरिया या फिक्की लिक्विड
फिक्की ने लिक्विड यूरिया जारी किया, तो इसकी वजह से ये कम हो सकता है। 2015 में परंपरागत कृषि को प्रोत्साहन दिया गया, जैव कृषि में वृद्धि की बात कहा गया। तो उर्वरक सब्सिडी के नकारात्मक प्रभाव करने के लिए क्या कदम उठाया गया सरकार द्वारा, ये लिख लेना, तो ये ज्यादा सही है। उर्वरक प्रयोग जागरूकता किसान चैनल के माध्यम से किया जा रहा है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड लाया गया कि उर्वरक का समुचित उपयोग किया जाए। घरेलू उत्पादन में वृद्धि, जैसे गोरखपुर सिंदरी कारखाने खोला गया, तो ये सरकार द्वारा किया गया। सब्सिडी को युक्त संगत करने के लिए क्या सुझाव देना चाहिए, तो राजनीति प्रेरित ना हो, इसकी समीक्षा करनी चाहिए सब्सिडी को। पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करना चाहिए। जो गैर उपयोगी या नॉन मेरिट सब्सिडी है वो उसको पूरी तरह बंद कर दो। कौशल विकास करो, रोजगार और स्वरोजगार में वृद्धि करो। यही सब्सिडी का विकल्प हो सकता है या सुझाव हो सकता है। अब आ जाते हैं पशुपालन सेक्टर। पशुपालन को सेक्टर को देखते हैं। थोड़ा सा होल्ड करते हैं, बोलते बोलते मुंह दर्द हो गया। ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है पशुपालन। इसके बाद हम लोग द्वितीय हरित क्रांति देखेंगे। ऑल्दो चैप्टर में है नहीं, सिलेबस में है नहीं, लेकिन उसको कहीं ना कहीं यूज तो कर ही जाएंगे, माइंड है कहीं भी यूज कर जाएंगे, इसलिए जानना चाहिए द्वितीय हरित क्रांति को भी। देखो, पशुपालन को लेके उन सभी गतिविधियों को शामिल किया जाता है जिनका प्रभाव पशुओं के कारण मानव जीवन पे पड़ता है, वो पशुपालन कहलाता है। जिनका प्रभाव पशुओं के कारण मानव के जीवन पे जो पड़ता है वो पशुपालन होता है। ये मिश्रित कृषि का भाग होता है। ये प्रीवियस क्वेश्चन पूछा चुका है। इसका जीडीपी में योगदान कितना है, तो 4.4% है। पशुपालन का क्या लाभ है, तो कृषि के बाद जीविकोपार्जन का साधन बना हुआ है। ये ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक आय में वृद्धि करता है। सीमांत और जो लघु किसान हैं 80 से 85% वो पशुओं का संग्रह करके रखते हैं, जिनके मुख्य स्रोत होता है आय का। कृषि में छिपी बेरोजगारी को कम मिलाता है पशुपालन। महिलाओं को आर्थिक रूप से क्या करता है, सशक्त करता है। ये जोखिम बीमा के रूप में काम करता है। जब आपात परिस्थिति आती है तो खट से अपने पशु को बेच के पैसा ले लेते हैं। साथ ही साथ अगर पशुपालन करोगे तो पोषक तत्वों को वृद्धि होगी, विटामिन मिलेगा, मिनरल मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, फैट मिलेगा। प्रसंस्कृत मांस और अंडे विदेशों में मांग अधिक है तो निर्यात में वृद्धि होगी। तो ये हमारा पशुपालन का क्या है, लाभ है। चुनौतियां क्या है पशुपालन को लेकर, तो बड़ी संख्या में अधिक उम्र वाले नर और मादा पशुओं का भंडार है जो उपयोगी नहीं है। इवन देखो कि 10 करोड़ पशु अनुपयुक्त हैं और एक वर्ष में सरकार 30,000 करोड़ रुपया खर्चा करती है। 10 करोड़ पशुओं पे कितना, 30,000। और यूपी सरकार तो कुछ ज्यादा दया खाई पड़ रही है। जो बेकार के नर और मादा अगर गाय वंशज के हैं तो सोच ही सकते हो। मशीनीकरण का उपयोग बहुत कम है, इससे उत्पादन प्रभावित होता है। चारगाह भूमि में बहुत कमी है। चारगाह भूमि जो पहले था उसका सिर्फ 60% बच गया है। उष्णकटिबंधीय जलवायु होने की वजह से इन्फेक्शन रेट जानवरों में बहुत है। उत्पादकता में कमी है, 5 से 6 लीटर दिन में देते हैं, जबकि न्यूजीलैंड में 20 से 25 लीटर देते हैं। तो सरकार ने क्या प्रयास किया, तो 2013 में राष्ट्रीय पशु धन नीति लेके आया, 2016 में गोकुल ग्राम लेके आया, 2016 में यूपी ने पशुधन बीमा लेके आया, पशुधन स्वास्थ्य नीति लेके आया गया। इससे पहले भी हमने इसको पशुधन को लेके चर्चा किया, उसमें बहुत सारी नीतियों को बताया जो किताब का था। द्वितीय हरित क्रांति देखते हैं, लास्ट टॉपिक। देखो, प्रथम हरित क्रांति 60 के दशक में देखा गया था, 1960 के दशक में, जहां पे सबसे ज्यादा जो उच्च उत्पादक बीज थे, उर्वरक और सिंचाई के आधार पे इसको प्राप्त किया गया था पहले हरित क्रांति को। जो प्रथम हरित क्रांति था वो व्यवस्थित तथा दीर्घकालीन रणनीतियों पे आधारित नहीं था। सबसे बड़ी कमी यही थी। प्रथम हरित क्रांति में क्या हुआ, तो भूमि जल का स्तर काफी नीचे चला गया। उर्वरकता, भूमि की उर्वरकता क्या होगी, कमी होगी। उर्वरक और कीटनाशक प्रयोग से भूमि और मानव के स्वास्थ्य पे क्या हुआ, विपरीत प्रभाव पड़ा। जनसंख्या दबाव के कारण ये और भी धूमिल हो गया। तो भारत में द्वितीय हरित क्रांति मुख्यतः 3 उद्देश्यों पे आधारित होंगे, ऐसा बोला गया। क्या, पहला बोला कि खाद्यान्न पे आत्मनिर्भरता प्राप्त करेंगे, पर्याप्त बफर स्टॉक बनाएंगे। तीसरा, खाद्य निर्यातों में सक्षमता प्राप्त करेंगे।
उद्देश्यों के लिए 2 से 3 गुना कृषि उत्पादन में वृद्धि करनी होगी। अगर हमें ये उद्देश्य प्राप्त करना है तो जो हमारा कृषि उत्पादकता है उससे 2 से 3 गुना प्राप्त करनी होगी। और साथ ही में शहरीकरण बढ़ रहा है और प्रति व्यक्ति भूमि जोत क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये चुनौतीपूर्ण होगा। ये दोनों चुनौती हमारे सामने है। 3 चीजें तो बता दिया उसके बाद, लेकिन ये 2 चुनौती सबसे बड़ी हैं इसके सामने। तो द्वितीय हरित क्रांति किन आधारों पर केंद्रित होगा, किन कौन कौन आधार पे हम द्वितीय हरित क्रांति लाना चाहेंगे? तो तकनीकी सुधार करके लाएंगे, बायोटिक बीज लाएंगे, उर्वरक और कीटनाशकों का कम उपयोग करेंगे। बायोटिक बीज में ऐसे बीज का भी विकास किया जा रहा है जो बिना जुताई के उत्पादन देने में क्या हो जाए, सक्षम हो जाए, तो हमारा निवेश कम होगा और इस पर्यावरण के प्रदूषण भी कम होगा। भूमि की गुणवत्ता की जांच किया जाएगा द्वितीय हरित क्रांति में, ये आधार है। एकल बाजार विकास किया जाएगा, कृषि साख की व्यवस्था किया जाएगा, ऋण वार्ड दिया जाएगा, पैकेजिंग और भंडारण आदि की सुविधा किया जाएगा, कृषि सिंचाई का उपयुक्त व्यवस्था किया जाएगा। इन आधारों पे हम द्वितीय हरित क्रांति लाने की कोशिश कर रहे हैं। और द्वितीय हरित क्रांति भारत में कृषि को जीवन निर्वाह कृषि से सतत और व्यावसायिक कृषि में परिवर्तन करने का लक्ष्य रखती है कि जो जीवन निर्वाह कृषि है उससे बढ़ के व्यावसायिक कृषि के रूप में बदल जाए। लेकिन बाधाएं क्या हैं इससे, बाधाएं क्या हैं इसमें? तो भैया सबसे पहली बात बाधा है कि आधारभूत संरचना का अभाव है और साथ ही साथ तकनीकी की बहुत कमी है। कृषक क्या है, निरक्षर है, अज्ञानता है। तो कैसे उत्पादक करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, क्या उर्वरक की क्षमता होना चाहिए, कब सिंचाई करना चाहिए, इन सब का ज्ञान है ही नहीं। कृषि के प्रति बौद्धिक व्यक्तियों का कम रुझान है। जो बौद्धिक व्यक्ति हैं वो कृषि करना ही नहीं चाहते हैं, वो रोजगार या बिजनेस करना चाहते हैं। तो सुझाव क्या होना चाहिए? तो कृषि तकनीकों को विकास में बल देना चाहिए। स्वदेशी तकनीकों के साथ आधुनिक शोध को मिलाकर नवीन तकनीक विकास करें, मिट्टी की गुणवत्ता बनाएं, जल प्रबंधन पे विकास करें, जैव तकनीक और जैव जीवाणु नियंत्रण स्थापित करें, खाद्य प्रसंस्करण और भंडारण को प्रोत्साहन देना चाहिए इस क्षेत्र में। ठीक, तो ये हमारे क्या द्वितीय हरित क्रांति को समझ सकते हैं। जो प्रथम हरित क्रांति थी उसकी चुनौतियों से समझते हुए द्वितीय हरित क्रांति लाया गया है। और अभी तो नहीं लगता कि खाद्य सुरक्षा हम प्राप्त कर पाएंगे, जैसा कि हंगरी रिपोर्ट दिख रहा है। इवन हमारे आड़ोस पड़ोस के देशों की हालत हमसे अच्छी है और इस पे मूल्यांकन करने के लिए हो सकता है आ जाए इकोनॉमी में। तो देखा जाएगा करंट में। आल्दो ये टॉपिक अच्छे लगे होंगे क्योंकि ये सीधे सीधे पॉइंट जो सोचा गया है वो लिख दिया गया है। जो किताब के नॉलेज होंगे थोड़ा बहुत बोर करेंगे, बट फैक्ट याद रखना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।